अस्सलाम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। रिसेंटली हमने एक कॉन्वर्जेशन की थी विद द इंडस मोटर CEO। आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। आपको पता है, पहले से मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है, पाकिस्तान का फ्यूचर है। जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं वो तो डेफिनेटली ना सिर्फ इसके बारे में देख रहे होंगे, दे आर क्लियरली सीइंग द शिफ्ट। एक ज़माने में टेस्लाज हर तरफ थी, मैं भी दुबई में था, तो टेस्ला इज़ नाउ ओल्ड न्यूज़। BYD आपको हर जगह पे नज़र आ रही है। एंड आई वाज पर्सनली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड जब पाकिस्तान में BYD अनाउंस हुई। वी फाउंड आउट कि मेगा मोटर्स कंपनी जो है वो लोकल पार्टनरशिप के साथ BYD को पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं। माई अंडरस्टैंडिंग इज़ दे लॉन्च्ड 3 व्हीकल्स ऑलरेडी इन पाकिस्तान, और भी वो लेकर आ रहे हैं। इसके बहुत सारे implications हैं, इसके environment के ऊपर भी implications हैं, इसके आपकी पावर सेक्टर के ऊपर भी implications हैं, इसके आपकी इकोनॉमी पे भी implications हैं। particularly जब हम environment की बात करते हैं, बड़ी वो बोरिंग सी बात लगती है, लेकिन लाहौर के अंदर जब स्मोक के मसले चलते हैं तो अब लोग सीरियसली उसके बारे में क्वेश्चन भी करते हैं, कंसिडर भी करते हैं कि यार इसको किस तरह से पोटेंशियली सॉल्व किया जाए। सो आई थॉट व्हाई नॉट हैव अ कॉन्वर्जेशन विद समवन फ्रॉम पाकिस्तान जो BYD को लेकर आ रहे हैं, किस फ़लसफ़े से लेकर आ रहे हैं, कैसे वो पाकिस्तान की मार्केट को देखते हैं, और पोटेंशियल क्या है आने वाले वक्त के अंदर। क्योंकि चीज़ बड़ी एक्साइटिंग है, टेक्निकली एक लीप फ्रॉग है इनटू द फ्यूचर, जहाँ पर एक कम्प्लीटली नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में पोटेंशियली इंट्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन हम थोड़े से ना बड़े डरे से निकल रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 10, 12, 15 साल बाद ही चीज़ें आती हैं। तो टू थिंक दैट एज सून एज इट इज़ मेन स्ट्रीमिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज़ कमिंग टू पाकिस्तान इज़ एक्साइटिंग, बट ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है दानिश, हु इज़ VP of Sales and Strategy at Mega Motors Company. So thank you so much for being part of the show. Assalamu alaikum Muzammil, thank you for having me. मैं थोड़ा सा conversation को start करूँगा. We'll jump right into BYD, but before that, just give me a quick overview of your education, of your experience before BYD. आपने क्या कुछ किया? Sure. So I did my undergrad from LUMS in math. Not a very popular major, Right. But I ended up doing it. And this was back in 2005 when you graduated, yes, right? I graduated in 2005. I don't want to date myself, but that's out now. So I graduated from LUMS, and then I started my career in oil and gas. So I started working with British Petroleum first, and then also with ENI, which was an Italian oil and gas company back then. Started in energy economics. Very interesting field, but within a year I got the Fulbright scholarship, so I was lucky enough and I went to Columbia for my master's. I did that in operations research, and then I came back to Pakistan. Operations research. Yes. बड़ी ही यूनिक किस्म की चीज़ है. What does that mean? बहुत यूनिक चीज़ है. So operations research is basically optimization of any kind. So businesses में, supply chain में, and it's a mix between engineering and math and also business. तो 3 चीज़ों का mixture था. तो इंटरेस्टिंग था कि मैं इंजीनियरिंग स्कूल का पार्ट था, इंजीनियर में बन नहीं रहा था, कोर्सेज में बिजनेस स्कूल में लेता था, तो इट वाज एन इंटरेस्टिंग मिक्स फॉर मी. इंटरेस्टिंग. कोलंबिया जनरली कैसा था? आई मीन कोलंबिया इज कोलंबिया, पीपल आर जस्ट लाइक यार माय गॉड व्हाट एन एक्सपीरियंस इट मस्ट बी. तो आपके लिए कैसा था? I would not trade that for anything else. I was very hesitant when I got in because of course New York का एक अपना charm भी है, but it's also overwhelming. And I remember going there as a tourist and I hated the place. But when I went and lived there for a couple of years, I wouldn't change it for anything. Achha. So it was great. And I think the great part about that was you get to meet people from various different backgrounds, multiple cultures. मैं जिस जगह पे रहता था उसका नाम ही International House था. So you had about 180 nationalities over there. So over lunch, over dinner, you're talking to people about different things. And just New York had that experience, right? Like you could be whatever you wanted to be. And kind of have that ignition to succeed, as I would say. Makes sense. Yeah. Fulbright का एक weird चीज़ ये होती है कि you're already up, so they take you to experience the most cutting edge education. And वो आपको explain like सिखाते हैं, दिखाते हैं कि दुनिया में at the pinnacle of innovation क्या हो रहा है, right? And then right at the end you have to go back. And इसमें वही वाली बात है, we're a developing country, so we will never be able to do the sort of things that are happening. और उसमें जब आप further Columbia University ऐड कर लें तो वो तो और भी ज़्यादा है. तो did you get like a hangover after coming back कि यार मैं कोलंबिया में क्या कर रहा था, क्या फ़लसफ़ा हो रहा था, दुनिया कैसे बदली जा रही थी, and now I'm back in Pakistan?
क्या मैंने परस्यू करना है, किस तरफ अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है? व्हाट वाज दैट कमिंग बैक एंड रीइंटीग्रेटिंग लाइक? देखिए, coming back is actually part of the program, right? So people do have that challenge कि मैंने अब 2 साल वहाँ पे पढ़ा है, especially अगर आप एक Ivy League based education ले लें. But I knew going to Columbia and going to New York that I had to come back anyways. अच्छा, इसमें एक interesting चीज़ है, वो एक होता है reverse culture shock, right? Because you spend 2 years, 3 years in a country where everything is done very differently. You come back to Pakistan and then it looks like कि आप अभी तक काफ़ी पुराने टाइम में रह रहे हैं. But I think that's part and parcel. It is actually a cultural exchange program. So it is not just us learning about new technologies and excelling in academia. It's also telling people what Pakistanis look like, what our culture entails and how do we interact. So I used to get a lot of pleasant feedback from people because they wouldn't be expecting, when they hear a Pakistani, a young Muslim male, this is not what they were expecting, right? And this was before 2010. तो वो तो 9/11 के बाद बड़ा वो भी एक thing थी. This was after 9/11. Actually, the year that I was going, that was 2006. Right. And we had just had the unfortunate incident of the London bombings. So I know that traveling, even at that time, for us was very difficult. But that was an unfortunate part of traveling at that point in time. But having said that, I think it was important to meet with the people over there and let them know what we think about, Right. How Pakistanis are in general. वो एक additional responsibility कह लें उसको जो कि थी, okay, you have to introduce them to the right Pakistani as well. Yeah. And that was for me the exciting part, to be honest. पढ़ना तो बंदा कहीं से भी पढ़ लेता है. Makes sense. And so you came back in 2008? I came back in 2008 and I was asked to rejoin E&I. They were doing some exciting stuff. फिर उसके बाद I worked a little bit with Engro. They were launching LNG. This was the first go at launching LNG, so I came in and joined that, and I looked after some trading, commodities trading, which was also great. And then I had my first foray into power sector when I joined a consulting firm that was providing services to the USAID. So उस वक्त USAID का एक program था, Emerging Pakistan Energy Project, where they were rehabilitating पाकिस्तान के जो पब्लिकली हेल्ड जेनकोज हैं उनको रिहैबिलिटेट करे. सो दैट वाज लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन, अ टर्न अराउंड ऑफ दोज एसेट्स. सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम, विच वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको वो एक USAID का एक आपको कवर मिल रहा होता है एंड नॉलेज मिल रही होती है, and then you're interacting with these very important and crucial assets that are publicly held, government held, and you're trying to turn around them, you're trying to transform them. So as a young person at that time, you also have that urge to have an impact. तो उस वक्त मुझे काफ़ी एक्साइटिंग वो लगा. I did that for a while, and then I did some of my own consulting in the sector. I worked with the AEDB for a while independently. एक दो मैंने इस तरह के projects करे, तो because I liked consulting and then I liked being in the power sector. You stayed in Canada for a while. Yes. What did you run me through from Canada to now? Yeah. Okay, sure. So I was in Canada for about 10 years, 9 to 10 years. First I did my MBA, then I started off my Canada career working for the Ministry of Energy in Ontario over there, which was a great experience because you work as a bureaucrat, right? So हम यहाँ पे civil servant कहते हैं, वहाँ पे public servant कहते हैं. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि आपको उनकी गवर्नमेंट कैसे फंक्शन होती है ये भी नज़र आ रहा होता है. तो आई डिड दैट फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. आई बेसिकली सेट अप एन इंटरनल कंसल्टिंग काइंड ऑफ अ टीम फॉर देम. सो वो बहुत मज़ेदार रोल था एक. उसके बाद आई वेंट फॉर माई पैशन विच वॉज कंसल्टिंग. So I worked for a large consulting firm in Canada, and I predominantly focused on the power sector, energy sector, oil and gas. My understanding is Canada का जो ये सेक्टर है ये बड़ा पावरफुल है. उनके पास बड़े सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. आई थिंक वो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो बहुत सारे अपना ऑयल भी ड्रिल करते हैं. वो उनकी पाइपलाइन का भी पिछले दिनों खप चल रही थी कि यार वो इंडिजिनस इलाकों से जा रहा है तो हम पाइपलाइन नहीं बनने देंगे. हाउ बिग इज कैनेडा? लाइक what was that like for you in terms of the scale and वो इंडस्ट्री एक्साइटिंग थी, जेनेरिक थी, बस चल रहा था, मंडेन काम था?
Yeah, was there cutting edge exciting work there happening as well? देखिए उसमें कटिंग एज वर्क भी था और उसमें दोनों चीज़ें थी. देयर वाज अ लार्ज एम्फेसिस ऑन इलेक्ट्रिसिटी एट दैट टाइम. उस वक्त ऑन्टेरियो के अंदर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी विच वाज कॉल्ड द फीड इन टेरिफ्स, विच वर बेसिकली आपको अपफ्रंट जो है वो टेरिफ्स हाई दे दिए जाते हैं और वो ये कर रहे थे फॉर विंड एंड सोलर ताकि वो उसको एक्सपैंड कर सकें. एंड एट दैट टाइम दे वर शटिंग डाउन देयर फ्यूल बेस्ड एसेट्स. तो वो अपने नेचुरल गैस के एसेट्स पे मूव हो रहे थे. 3 कोल प्लांट्स थे उनके जो उन्होंने रिसेंटली बंद किए थे. सो देयर वाज एक्साइटिंग वर्क विद you're changing the energy mix and how are you incentivizing the sector and trying to get more investments into a particular technology. But देखें उनके challenges हैं as developed countries have, you know. उनके पास ये challenge नहीं है कि मेरे पास बिजली नहीं आ रही. उनके पास ये challenge था कि मेरे पास clean बिजली नहीं आ रही, right? So they were at a different level. So that was again a very good experience for me. और एक अच्छी बात ये थी कि while I spent most of my time in the energy sector, I did have that 80-20 rule where 80% time went there and 20% I could do whatever. So I worked with the Ministry of Transportation, I worked with the indigenous communities over there. तो बड़ा आई ओपनिंग एक्सपीरियंसेस थे वो कि उनके challenges ही बड़े different हैं. You know, and I was an expert witness for a bridge project with the regulator over there. So उसके भी अपनी एक्साइटमेंट थी, नो डाउट. Makes sense. So you did come back at one point, 2021? End of 2021, yeah. Right. And what did you just jump back and then look for opportunities, or did you get an opportunity and then decide to move back? No, first I made the decision that I wanted to move back. I think that was a much bolder move. And I think it was okay because I was very clear that I had to be back. I had certain goals in mind. And again, when I came back, I talked to a few people. There was this opportunity that came by at Hubco, where I was able to lead their new ventures division. So again, exciting. A bit of consulting का उसमें overlay था कि would be talking about and looking at new business opportunities, evaluating projects. So that was the exciting part for me. और मेरा ये था कि इतना कनाडा में रहने के बाद वो क्लीन सुनने के बाद आई डिडंट वांट टू गेट इनटू यू नो लाइक कन्वेंशनल पावर. सो वो न्यू वेंचर्स डिवीजन का एक फ़ायदा ये था कि आई कुड लुक एट रिन्यूएबल एनर्जी, आई कुड लुक एट अदर क्लीन टेक. सो आई थिंक आई जस्ट गॉट फॉर्चुनेट कि आई केम बैक एंड दिस केम अप. Right. So again, for those of you who don't know, Mega Motor Company के पीछे Hubco है. It's a big name in Pakistan. They've been in power for a very long time, amongst other things. And so like now I wanna get into the whole Sure. EV situation that's happening. सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि for a lot of people they did not probably expect कि इतना जल्दी पाकिस्तान में EV होना शुरू हो जाएगा. और उसकी वजह ये थी कि I mean, मैं अगर खुद अपना भी देखूँ ना, I've covered electric vehicles and electric motorbikes and electric policy the last couple of years. But वहाँ पे मैं भी थोड़ा cynical था. मैं था यार पता नहीं यहाँ का कंज्यूमर मानेगा नहीं मानेगा. हमारा ना it takes a while. हमारे generational होता है कि यार मैं जब ये आपके पीछे एक LG का TV पड़ा हुआ है, तो जब मैंने घर वालों को बोला कि यार मैं ये ले रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि यार ये सोनी होता है टीवी, ठीक है, LG कुछ नहीं होता. हालांकि दुनिया में उस टाइम के ऊपर OLED जो था वो LG का चल रहा था. तो हमारे यहाँ ब्रांड एसोसिएशंस बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं. यू नो वेरी रिस्क अवर्स एंड दिस इज़ अ रिस्की बेट दैट इज़ एन एक्सपेंसिव एसेट इन पाकिस्तान. राइट. गाड़ी जो है वो मजाक नहीं है, वो बड़ा सोच समझ के होती है. आप गाड़ी लेते हैं और उसके ऊपर उसके हर कंपोनेंट के ऊपर कोई कवर चढ़ा देते हैं ताकि वो जब बिकेगी तो अच्छी प्राइस निकालेगी. एंड सो बट over the last couple of years, actually, I was pleasantly surprised कि bunch of different brands came in. और पहले ठीक है वो थोड़े ऐसे brands थे जो कि known unknown, but then when BYD announced, that really excited a lot of people. And again, Pakistan is a huge consumer market, but उसकी automotive sector कभी भी वो बन नहीं पाया. Thailand का है और countries का है जहाँ पर वो population छोटी है but industry बहुत rapidly scale कर गई. I just want to understand why did you guys decide, and you were leading the innovative new investments, right? So what was the pitch there? Okay, listen, we should start getting into something like this, and this might just be the right bet. Why do you think Pakistan is ready for this transition now?
Great questions. I think there are a couple of things that I would want to discuss here. When we talk about internally how we were evaluating, so inherently one thing that we were looking at was diversifying away from power. Power sector we had worked for a long time. It has its own challenges, and there was a need to diversify from that. When I started looking at this, मैंने देखना शुरू किया पूरी energy value chain को, right? एक एंड पे थी पावर जनरेशन जिसमें हम ऑलरेडी थे, एक एंड पे थे हम फ्रॉम अ डिमांड साइड, राइट? एंड आई लुक्ड एट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज जनरेटिंग दैट डिमांड. सो इवन इन इंटरनल कॉन्वर्सेशंस दिस इज़ हाउ आई ऑलवेज पिच्ड कि देखिए हमारे पास you will still remain in the value chain, right? अगर आपके DNA में है electricity and electrification and power generation, this will still be within the value chain, but a completely different aspect of it. And electric vehicles touches upon multiple avenues of technology. There's battery at the backbone of it, right? And then there's other components of an electric vehicle, which is very exciting for us. So, this was not just done overnight. I started the journey looking at buses, looking at two-wheelers, three-wheelers, I know about all of those things, which we don't need to discuss today. But this is how we kind of got to the electric vehicles, right? And once we identified, okay, we want to get into electric vehicles, then we wanted to be just with the best partner, right? So we worked with BYD, and then finally came to an agreement, and we launched. In terms of the timing, I think two things happened in the automotive market which were of a lot of benefit for us. एक तो ये था कि just 5 years, if we go back 5 years at the time when we were discussing it, तो पाकिस्तान के अंदर एक implode हुई market जब आपके पास बहुत सारे OEMs आना शुरू हुए. पहले traditionally you had 3 OEMs, Japanese OEMs. तो उसके बाद फिर आपके पास कोरियन OEMs भी आ गए, एंड देन चाइनीज़ OEMs भी आ गए. तो एक हमारे जो वो जस्ट फॉर पीपल्स अंडरस्टैंडिंग OEM को अगर आप एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर. सो आई एम रेफरिंग टू द ऑटो मैन्युफैक्चरर्स. राइट, मेक्स सेंस. सो उस वक्त जो ये ऑटो मैन्युफैक्चरर्स आए, तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि वी डिडंट हैव टू गो ओवर दैट बैरियर कि ये तो चाइनीज़ गाड़ी है, राइट? वो एक्चुअली हमारे लिए बाकी लोगों ने कर दिया था, कि वो एक चाइनीज़ गाड़ियाँ भी ले आए, उनको सक्सेसफुली लॉन्च भी किया और उनको सक्सेस भी मिली. अ कपल ऑफ देम रैन इनटू एन इशू, बट दैट्स डिफरेंट. बट जनरली स्पीकिंग दे वर सक्सेसफुल. सो वो एक कस्टमर के माइंड में भी एक टर्न आ गया कि अच्छा हाँ, चाइनीज़ का ये मतलब नहीं है कि इट इज़ बैड क्वालिटी प्रोडक्ट और अंडर क्वालिटी प्रोडक्ट, उनकी भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो सकता है. फिर BYD is a name in itself, right? It is the largest new energy vehicle company by size now. It's overtaken Tesla. It's anecdotally called the Tesla killer in multiple circles, and we like saying that. But just to understand, how was it working with BYD? I mean, it's again जो आपकी वाली बात है ना कि BYD is leading a revolution at this point in time, and I'm not just saying that. You can literally Google it, and everybody is saying that, especially जो लोग चाइना गए ना, and some of the cars that they've built are just mind-numbing. And obviously people find it fascinating considering it's coming from China, which did not have a history of producing, let's say, cutting-edge cars. What's the style? I'm sure you've interacted a lot with their teams, and so what's the culture like? What's the style like? How's the BYD culture? Two things that stand out for me from the culture perspective is, first thing is that it is an absolutely young team, right? Which means that they're very passionate about what they're doing, right? Secondly, they have gone leaps and bounds in the research and development, right? I was just there a couple of months ago, and there was a conference that we were attending, and just in terms of numbers, they were talking about that they have at least 100,000 engineers working at BYD, which is constantly producing 100,000 engineers, right, that are employed by BYD. So that translates into consistent and constant research and development. So they want to be leaps and bounds ahead in technology.
Secondly, they are very clear about one thing, which I'll say here and I'll probably repeat in my conversation later. They want to be the number one company, the number one auto manufacturer in the world, right? So they have very aggressive approach, they have very aggressive targets, and that translates into how we are approaching, addressing the market. So it's very exciting for me, if you ask me, because you want that passion, you want that जिसको लगन कहते हैं ना, कि वो उस लगन के साथ वो वहाँ पे काम करते हैं और उसी लगन के साथ हमसे काम करवाते हैं. बिफोर द इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टेड कमिंग इन, तो उस टाइम पे जब हम बात कर रहे होते थे तो मुझे जो सबसे बड़ा उसकी यूटिलिटी नज़र आती थी वो ये नज़र आती थी कि इट्स अ ग्रेट ऑयल रिप्लेसमेंट. अच्छा, आम आदमी जो है, कंज्यूमर, आई अंडरस्टैंड, वो ये देख रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्सेस पेट्रोल व्हीकल मेरे लिए कन्वीनियंट क्या है, और उसके ऊपर आई लव टू टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन एज वेल, बट आई वांट टू स्टार्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ अ टॉप डाउन कि होलिस्टिकली पाकिस्तान कोई $15 अरब का सालाना तेल मंगवा रहा है. हर 3 से 5 साल बाद हमारा एक नाजुक मोड आता है जिसमें हमारा कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है. एंड येस, आई मीन वी हैव टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स एंड वी हैव टू अर्न मोर डॉलर्स एज वेल. बट जब आपका एक सिंगल कमोडिटी इतना बड़ा चंक ले जा रही है तो एक क्वेश्चन मार्क जरूर आता है, कैन आई इन द लॉन्गर रन कैन आई रिड्यूस द ओवरऑल ऑयल इम्पोर्ट्स. और उसमें जाहिर है कि गाड़ियाँ आर अ मेजर कंपोनेंट, एंड सो it's very logical for me. It was very logical कि यार अगर आप गाड़ियाँ रिप्लेस करना शुरू कर दें विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो ओवर टाइम एक पॉइंट आएगा जिसके बाद से वो खुद से क्रिटिकल मास ढूंढेगी और आपकी डायरेक्टली आपको डॉलर की इंपोर्ट की कॉस्ट के ऊपर रिडक्शन मिलेगी. हाउ डू यू थिंक, लाइक इज दैट अ लेजिटिमेट पॉइंट, या डू यू थिंक उसकी कोई सिग्निफिकेंट रिडक्शन है? नहीं, डेफिनेटली रिडक्शन है. एंड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. देखिए, इस वक्त हमारा फ्यूल इंपोर्ट बिल इज़ एनीवेयर बिटवीन $14 to $16 billion, राइट? एंड यू आर राइटफुली सेइंग दैट अबाउट 60 to 80% ऑफ दैट गोज़ डायरेक्टली टू द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर. क्योंकि देखिए, अब हमारा पहले एक डिपेंडेंसी फॉर पावर जनरेशन, लेकिन अब हमारी पावर जनरेशन की रिक्वायरमेंट भी कम है. हम कुछ लोकलाइज फ्यूल के ऊपर भी वैसे ही मूव हो चुके हैं. तो वो फ्यूल जो इंपोर्ट बिल है दैट इज़ मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ आर ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट्स नाउ, राइट? अच्छा, अब इसके अंदर इंटरेस्टिंगली इफ़ वी कंसिडर अ स्मॉल यूज़ केस की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं सिर्फ 4-व्हीलर व्हीकल्स की इस वक्त बात करूँ तो इस वक्त तकरीबन 4 से 4.5 मिलियन गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान के अंदर, 4-व्हीलर्स, राइट? जिसमें हर तरह की गाड़ी आ जाती है. छोटे आपकी लाइट कमर्शियल व्हीकल को भी आप डाल दें तो ये 4-4.5 मिलियन की आपकी है. अगर आप ये अज्यूम करें एट सम पॉइंट इन टाइम 10% ऑफ दिस इज़ गोइंग टू बी new energy vehicles or electric vehicles or plug-in hybrids. So you're looking at 400,000 vehicles in operation at that time. 400,000 vehicles that are electric or plug-in hybrids would mean कि आपका $400 million से कम import bill गिर जाएगा. This is just right off the bat. अभी हमने efficiencies की बात नहीं करी है, अभी हमने इस नंबर को increase करने की बात नहीं करी है, अभी हमने इस नंबर के अंदर 2-व्हीलर्स, 3-व्हीलर्स, बसेस को नहीं डाला है. हमारी एक बहुत बड़ी HSD की इंपोर्ट होती है जो कि जाती ही फॉर आपकी ट्रक्स एंड बसेस हैं, राइट? तो और इसमें वो रिक्शे की अजीब गरीब बनवाएंगे, आवाज़ भी ख़त्म हो जाएगी. जी. अभी हमने 3-व्हीलर्स की, जैसे मैं कह रहा हूँ, हमने इसमें नहीं इंक्लूड किया है. सो जस्ट इमेजिन द इम्पैक्ट. दैट्स $400 million worth of an impact, which is not small, right? And 10% of that is also very achievable. I'm talking about units in operation, right? मैं नहीं कह रहा साल के 4 लाख बिक जाएंगे, but maybe 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में अगर आप इतने कर लेते हैं तो that's the impact you are seeing right off the bat. Makes sense. And then obviously इसका second degree impact कह लें उसको, जिसको ज़्यादा लोगों ने बात करना शुरू की जब ये आपका जो अक्टूबर नवंबर का लाहौर का क्राइसिस होता है. और लास्ट ईयर तो इट वाज जस्ट क्रेजी, 2000+ AQI. पहला तो आई मीन आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव डन रिसर्च ऑन दिस, हाउ मच ऑफ दैट एयर क्वालिटी इज ड्रिवन बाय ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स? क्योंकि बड़ी सारी थॉट्स आ रही थी. कभी कहा जाता है क्रॉप्स जलाए जाते हैं उसकी वजह से हो जाता है, कभी कहा जाता है कि वो जी क्लाउड एक ऐसा बन जाता है. एंड आई डोंट वांट टू बी वेरी, वो एक होता है ना कि सेल्फ डेप्रिकेटिंग, पाकिस्तानीज़ टेंड टू बी लाइक दैट एज वेल. बट ये मसाइल आए हैं जब कंट्रीज़ डेवलप की. इनफैक्ट आई मीन लंदन का एक बड़ा क्राइसिस था 1940s के अंदर, स्मॉग का क्राइसिस आता है. इट्स रियली अबाउट हाउ वी आर एबल टू सॉल्व दैट. बीजिंग का आपको याद होगा एक ज़माने में दे हैड बैंड के एक दिन इवन नंबर की नंबर प्लेट निकला करेगी, एक दिन ऑड नंबर की. तो कंट्रीज़ में ये हुआ है.
आज Beijing is, I mean, the air is clean and the AQI is not bad. It's not in the 10 worst in the world. एक ज़माने में it was the worst in the world. तो we have to just figure out, ठीक है, मसला आ गया, अब उसको figure out करना है कि यार how do we solve it? Do you think कि ट्रांसपोर्टेशन या ये जो गाड़ियाँ हैं इनकी रिप्लेसमेंट या इनको क्लीनर उसमें ले जाने से कोई बहुत मेजर डेंट पड़ेगा? डेफिनेटली होगा. आपने बीजिंग का एग्जांपल दिया, लेट मी एक्सटेंड ऑन दैट. बीजिंग के अंदर इस वक्त अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आपको बग़ैर ऑक्शन किए रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकती अनलेस आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हो. सो देयर इज़ एन एडिशनल प्रोसेस. इट्स नॉट जस्ट बाइंग द कार, यू कैन नॉट गेट इट रजिस्टर्ड. So they've just made it hurdles डाल दिए ताकि आपके लिए डायरेक्ट इंसेंटिव टुवर्ड्स. एग्जैक्टली. आपने अभी लंदन की बात करी. लंदन के अंदर इफ़ यू लंदन प्रॉपर मेट्रोपॉलिटन के अंदर अगर आप मूव करना चाहते हैं तो यू हैव टू पे लेवीज टू एंटर द सिटी if you are driving a petrol based car or a diesel car. It does not apply to electric. It doesn't apply to electric. Interesting. You know, so in a lot of ways it's not these, there are policy interventions जो कि subsidy driven नहीं है. Yes. वो behavior को थोड़ा सा disincentivize करते हैं ताकि automatically people find it easier to actually adopt the newer technology. Yeah. So इनको हम कहते हैं demand side incentives typically. तो जहाँ पे rebates आते हैं आपके पास, जहाँ पे direct consumer को impact होता है, तो उसमें इंसेंटिव्स भी होते हैं. देन देयर आर आल्सो पेनल्टीज, राइट. वो डिमांड साइड पे आ रहे होते हैं. कमिंग बैक टू योर अर्लियर क्वेश्चन अबाउट अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल या प्लग इन हाइब्रिड के ऊपर मूव करते हैं तो विल दैट हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट? रिसाउंडिंग येस. ठीक है. और उसकी वजह ये है, मैं आपको बता देता हूँ. देखें, अगर हम इस वक्त एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो ऑन पेपर इट हैज़ ज़ीरो टेल पाइप एमिशंस. ठीक है. लेकिन पाकिस्तान के अंदर फ्यूल मिक्स इज़ नॉट क्लीन. ठीक है. अगर हम उसको भी कर लें तो 70 to 80% रिडक्शन है इन एमिशंस फ्रॉम अ कन्वेंशनल इंजन बेस्ड व्हीकल. Is that verifiable? Yes, this is verifiable. आप मैंने कह रहा BYD कह रहे हैं, जाके गूगल पे चेक करिए. ज़रूर चेक कर लीजिएगा. इसीलिए मैंने इसको कैविएट भी किया है कि आई एम नॉट टॉकिंग जीरो टेल पाइप. आई एम स्टिल कंसिडरिंग के पावर जेन के ऊपर आपको कितना लग रहा है? यस. इसी तरीके से अगर आप प्लग इन हाइब्रिड की बात आई थिंक जस्ट वैसे क्विक पॉज, जनरली पाकिस्तान के मिक्स के अंदर यू हैव अ लॉट ऑफ हाइडल, यू हैव अ लॉट ऑफ न्यूक्लियर, तो उसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली वो तो जीरो एमिशंस ही इफेक्टिवली. इट्स द कोल एंड द अदर वंस जो कि थोड़ा सा उसके अंदर लेकर आए. जी बिल्कुल. फ्यूल बेस्ड जो भी हमारी पावर जनरेशन है. सिमिलरली जब हम प्लग इन हाइब्रिड्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जो रिडक्शन है दैट 60 to 80%. राइट. सो वो भी एक फैक्टर है. तो डेफिनेटली यू नो इफ़ यू मूव टू दीज व्हीकल्स in your transportation sector, this will have a huge impact on the environment. इसको मैं एक और लेवल आगे लेके जाता हूँ. वो जो मैंने आपको 10% का नंबर कहा था, अगर हम 4 लाख गाड़ियाँ इस वक्त यूनिट्स ऑन ऑपरेशन हो जाते तो एनुअली आपके पास तकरीबन 5 लाख या 6 लाख टन्स ऑफ CO2 इमिशन रिडक्शन होगी एनुअली इफ़ यू मूव टू 400,000 cars that are going to be electric in any given year. और इसको आप इस जो नंबर आपने दिया है ये आप लिनियरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 4 पे ये है तो 8 पे ये होगी, 12 पे ये होगी? नहीं, ऑफ कोर्स लिनियरली नहीं होता. बट इसमें क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आती हैं, लिनियर नहीं होता. लेकिन यस, जब आप इसका 10 का 20 करेंगे तो वो 5 का 10 नहीं हुआ तो 8 हो जाएगा. राइट. बट दैट इम्पैक्ट इज स्टिल देयर. अच्छा, टू ऐड ऑन टू दिस पॉइंट, जो एक चीज़ हमारे लिए काफ़ी फॉर्चुनेट हो गई है वो इसलिए है कि देखिए BYD एज अ कंपनी इज़ वेरी गंग हो ऑन एमिशन रिडक्शन. उनका एक कूल द अर्थ बाय 1 डिग्रीज़ का प्रोग्राम है जिसके अंदर ऑलरेडी उन्होंने तकरीबन कोई 60 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशन रिड्यूस कर दी है. राइट. एंड विच इज़ इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 1 बिलियन ट्रीज़. ठीक है. सो दिस इज़ नॉट जस्ट अस थिंकिंग अबाउट एज द लोकल पार्टनर. The fortunate part is that the global partner that we have is thinking on the same lines. They are driven by, you know, bringing sustainable transportation and mobility to all of the regions that they're working in. Makes sense. Top down हमने कर लिया. थोड़ा सा ना मैं अब बॉटम अप आता हूँ. कंज्यूमर जो है ना उसको ₹1.5 का फ़र्क नहीं पड़ता. वो कहता है कि यार भैया मुझे सस्ती चीज़ दो और यू नो मुझे कंफर्ट दो, मुझे एट अ गुड प्राइस दो और मुझे यू नो आई वांट टू अवॉइड मैक्सिमम ये होगा कि हाँ रनिंग कॉस्ट मुझे अवॉइड करनी है. सो इट्स इकोनॉमिक्स आई थिंक इज़ द प्राइमरी ड्राइवर इन दीज इन कार्स. और इवन जो बात की भी उसमें होती है कि इनिशियल प्राइस कैसी है, रीसेल कैसी है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. अच्छा, मसला नई गाड़ियों का ये होता है. आई गॉट अ इलांट्रा उस ज़माने में नई आई थी.
तो जब मैं लेने जा रहा था ना तो अच्छा मेरा आई एम नॉट अ कार्स गाय सो मैं गया, मैंने लिटरली मार्केट में मैं 2-3 जगहों पर गया, मैंने गाड़ियाँ देखी जो मुझे थोड़ी सी लगी काम की, मैंने कहा चलो मुकाओ आगे जाओ। मेरे जितने भी दोस्त उन्होंने कहा यार रीसेल, ये तो नई गाड़ी आई है, इसका तो ये हो जाएगा, इसका तो वो जाएगा। मैंने कहा यार इतना मैं क्या सोचूं, अच्छा गाड़ी आ गई तो उन्होंने कहा यार इसके ऊपर तो सीट कवर चढ़ाओ क्योंकि रीसेल तो मैंने कहा गाड़ी लिए एंजॉय करने के लिए, अब मैं रीसेल के ऊपर टेंशन नहीं खा सकता, राइट। बट at the end of the day, BYD is big all over the world. Majority of Pakistan has no idea. And so that's a major concern for the consumer. अगर मैं as a starter, सबसे पहले आपसे ये पूछूं, there are multiple questions here, but as a starter, cost में for the same category of car, जो few petrol based available है, जो पुराने brands की available है, where have you priced yourself? Okay, so this is where I get really excited. So 2 parts to your question. देखिए, मैं very rightfully so, the way we look at it is we call it the total cost of ownership. ठीक है, तो उसमें आपकी गाड़ी की अपफ्रंट कॉस्ट भी आ जाती है, आपकी रनिंग कॉस्ट भी आ जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी आ जाती है, एंड टू एन एक्सटेंट द रीसेल वैल्यू ऑल्सो गेट्स फैक्टर्ड इन. नाउ लेट्स लीव द TCO ऑन द साइड, आई विल कम बैक टू इट. आपने पूछा कि where did we price our car? So we have introduced 2 models and 3 variants in total. Our introductory car is called the Atto 3. It's an SUV, a C class SUV जिसको कहते हैं. It's priced at 8.99 million. ठीक है, so you just keep that in mind for a second. Competitors 10 से ऊपर नहीं जा चुके सारे? मैं उसी पे कोई competitor है 10 से कम पे? I don't think so. जो नए वाले हैं नहीं. We have a couple of competitors still that do have cars in that category. लेकिन मैं उसी point पे आ रहा हूँ, and you said it, I didn't. जब भी competition की बात होती है, I always want somebody else to say it. Right. But हमने price किया 8.99, right? This is a completely built unit, CBU imported from China, that we are selling right now in the market, which is a fully electric vehicle, gives you 410 kilometers on a full charge. ठीक है, there are options in the market which are hybrid, that are higher than we are priced, and they're locally assembled, right? In some instances there are claims that they are also localized, which means कि ना सिर्फ वो locally assembled हैं, वो local parts भी use करते हैं, right? So imagine अगर मैं 9 million पे गाड़ी ला सकता हूँ, which is completely built in China and imported with the duties and taxes impacting me, तो आप सोचें कि what is the opportunity when we start producing and local assembly in Pakistan. इसके ऊपर मैं नॉर्मली ये कहूँगा बड़ा एक्साइटिंग है, लेकिन ना पाकिस्तानी होने के नाते ना मुझे डर लगता है. ठीक है, मुझे डर ये लगता है कि यार लॉजिकल बात है आपकी, यही एग्जैक्टली बात, यही ख्वाब था हमारा कि यार लोकल गाड़ी बनना शुरू होगी और फाइनली एक हमारे स्कोप में एक अफोर्डेबल गाड़ी आना शुरू हो जाएगी और हम सब के सब गाड़ियाँ चलाया करेंगे. प्रॉब्लम ये होता है कि आई डोंट नो, लोग कहते हैं जी माफिया खड़ा हो जाता है, वो कहते हैं कि यार ठीक है सब मिल मिला करके बस इतनी प्राइस रखो और इससे ना जाने दो. कभी कहते हैं कि यार गवर्नमेंट जो है वो डॉलर प्राइस के ऊपर कंट्रोल करती है. विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन एज वेल. Do you think कि what I'm trying to understand is this happening? ये तो समझ आ गई, जिसको अगर अभी तक नहीं समझ आई, the idea is basically कि fully imported unit जो है उसके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, उसके ऊपर कॉस्ट आपकी डॉलराइज्ड ज़्यादा है. अगर आप उसको लोकलाइज कर देंगे उस पर टैक्सेस भी कम हो जाएंगे और उसके ऊपर आप कॉस्ट रिडक्शन भी कर लेंगे. एंड सो you will at that point in time have margins to even play with the pricing. Yes. The question for me principally is how are you able to do that? Because this is newer technology, जो कि हमेशा ही हमने तो यही सुना था कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो हमेशा ज़्यादा प्राइस की होंगी बिकॉज वो नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो आपको रनिंग के ऊपर बचा लेगी पैसे, राइट? इज़ दिस बिकॉज BYD का स्केल बहुत बड़ा है कि दे बीन एबल टू, मैं इनफैक्ट कल ही पढ़ा था कि चाइना में उन्होंने फर्दर रिडक्शन की अपनी सर्टन रेंजेस की, लाइक देयर गोइंग टूवर्ड्स क्रेजी कंपेरेटिव प्राइसिंग. हाउ आर दे एबल टू डू दैट? लाइक क्या आप लोग इसके ऊपर कट्स ले रहे हैं, क्या आप लोग इसके ऊपर पैसा का डंप कर रहे हैं, लॉसेस ले रहे हैं, या एक्चुअल में जो उन्होंने प्रोसेस बना दिया है दैट्स एक्चुअली चीपर देन द कॉम्पिटिशन? देखिए, देर आर अ कपल ऑफ थिंग्स जिसमें मैं आऊँगा, एंड आई विल कम बैक टू द TCO एज वेल, जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की मैं बात कर रहा था. देखिए, BYD को जो एक सर्टन एडवांटेज है वो ये है कि BYD इज़ प्रीडोमिनेंटली और वाज अ बैटरी मैन्युफैक्चरर. अगर इस वक्त
आपकी गाड़ी की प्राइस के अंदर 50 to 60% कॉस्ट ही बैटरी की है, और BYD is at the cutting edge of the technology that they're using, you know, with the most energy dense batteries that they can bring in, the safest and whatever technology that they're introducing. तो आपके पास inherently you become competitive because you're able to make sure that as a product when you introduce the electric vehicle it comes out competitive. तो एक तो वहाँ से advantage आ गया. दूसरा देखें, when we introduced or we wanted to introduce in the market, we also wanted to make sure that वो जो पाकिस्तान में 2 साल 3 साल पहले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लग्जरी के साथ एसोसिएट कर दिया गया था, तो वो मिसनोमर को भी हम साइड पे रखें, राइट. व्हेन दोज कार्स वर इंट्रोड्यूस्ड, पीपल weren't necessarily buying them because they were electric, they were buying them because they were certain brand cars and were associated with luxury, right. So we wanted to come in the market with a product that could move you very quickly from, जैसे आपको पता है, देखें टेक्नोलॉजी के अंदर एडॉप्शन की जब हम बात करते हैं तो you will always have the innovators, you will have the early adopters, and you'll have the mass adoption, right. So we wanted to get into a product that could quickly move into mass adoption, right. इसलिए हमने बड़ा competitively प्राइस करा अपने प्रोडक्ट को, बिकॉज हम चाहते हैं कि the benefit moves on to the customer, right, because they need to get the confidence. Now I'll come back to the total cost of ownership, right, and I'll also explain one other concept which might be helpful. देखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में मैंने आपको गाड़ी की प्राइस तो बता दी, एंड वी हैव कम टू दैट कंक्लूजन दैट इट इज़ स्टिल चीपर दैन सम ऑफ द हाइब्रिड्स दैट आर इन द मार्केट, सम ऑफ द लोकली असेंबल्ड हाइब्रिड्स, राइट. जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, in terms of आपने compact SUV तो बोल दिया, but in terms of the feature sets that are available, in terms of the material, is it comparable? Are you cheaping out on any of those to bring the price down? या आप claim कर सकते हैं at least कि यार हमारा either same or better? It's same or better for sure in the feature set. Yes, okay. Yes. And this feature set is the same as what is available globally, or have you played around with it? No. So देखिए, there are multiple variants that are available. Thailand की market में different variants होंगे, China के अंदर अपने different variants होंगे, पाकिस्तान के अंदर हमने एक variant launch किया for this model for exactly that reason, because we did not want to cheap out. Right. Yes. And let me add to that, जब हमने ये launch किया उसके बाद we went back to BYD and we said कि how can we sweeten the deal, right. So we were like, अच्छा हम कोई features तो हर चीज़ में नहीं change कर सकते, but this is what we did. जब हमने launch किया उस वक्त गाड़ी के साथ मिलते थे आपको 17 इंच के rims. जब गाड़ी deliver हुई that was with 18 inch rims. Really? So पैसा जो है वो 17 का दिया हुआ था? Yes. And we did not charge anything extra for that. ठीक है. इसी तरीके से another upgrade that we did was कि हमारी जो गाड़ी के अंदर जो स्टार्टर बैटरी होती है दैट इज़ टिपिकली लेड फ्यूल की बैटरी होती है, वो BYD ने कहा कि हम इसको भी रिप्लेस कर रहे हैं विद लिथियम आयन बैटरी के साथ, विच मेंट कि इसकी जो वारंटी है दैट विल गो फ्रॉम 1 year to 6 years. Right? Interesting. So that was another additional feature. And one additional feature that I get always surprised by was कि it has an automatic tailgate. Right. And I'll tell you why I get surprised by, because when we were launching, I was at the auto show and a lot of customers were coming in. So I remember one customer came up to me and he started talking to me कि यार आपके बड़े features हैं लेकिन इसमें ना automatic tailgate नहीं है. तो मैंने ऐसे ही उसको मजाक में कहा तो मैंने कहा सो क्यों, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कहते नहीं होना चाहिए. मैंने कहा नहीं होना चाहिए. कहेंगे क्यों? मैंने कहा क्योंकि आपका गार्ड दरवाज़ा बंद करेगा, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? तो that was just joking around, but that feature was also given, so introduced later on. Interesting. So आपने जो feature set की बात करी ना, it's feature set plus. Interesting. And similar to, sorry आप एक thought complete कर रहे थे उस टाइम के ऊपर. जी मैं total cost of ownership के ऊपर आपको बात कर रहा था. देखिए, this is a car at 8.99 million, ये तो upfront cost हो गई इसकी, ठीक है. अब हम running cost की तरफ आते हैं. देखिए, अगर हम running cost की बात करें, I told you that जो Atto 3 हमने introduce कराई है, इसकी एक full charge पे range है 410 kilometers, हम 400 ले लेते हैं एक उसके ऊपर, ठीक है. Which means कि जब आप इसको अगर घर पे चार्ज करते हैं तो इसकी 50 kWh की बैटरी है, तो आपके 50 यूनिट्स यूज़ होंगे. अगर आपके पास इस वक्त 60 यूनिट अगर आप पे करते हैं घर पे, तो दिस इज़ 3000 रुपीज़.
3,000 रुपीज़ गिव्स यू 400 किलोमीटर्स इन वन गो, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर करें विद योर इंजन वेस्ट व्हीकल्स, ठीक है। इस वक्त तकरीबन अगर आप इसी 400 की बात करें तो 10 किलोमीटर्स आपको मिल जाते हैं पर लीटर, राइट। जिसका मतलब है कि आपको 400 के लिए 40 लीटर का पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। इस वक्त 250 रुपये की 1 लीटर है, इसका मतलब है आप 10,000 में 400 किलोमीटर मिलेंगे आपको, which means this is less than 1/3 of the cost of your fuel based vehicle. आपने थोड़ा लिबरल एस्टिमेट लगाया, मैं अपनी गाड़ी के हिसाब से लगाता हूँ, ठीक है। 13 किलोमीटर जब मैं पाँव हल्का रखता हूँ तो 13 किलोमीटर चला लेता हूँ मैं। अच्छा। थोड़ा कंजूस फील कर रहा होता हूँ तो 13 के हिसाब से मैंने लगाया है 400 किलोमीटर 30 लीटर आया, और 30 लीटर जो है वो 7,692 आया। स्टिल इट इज़ लेस देन 2x का डिफरेंस मोर देन 2x, ठीक है, मेक सेंस। एंड दैट्स रनिंग कॉस्ट जो कि हर महीने की है। मेंटेनेंस भी इसके ऊपर इफेक्टिवली जीरो होनी चाहिए। अभी मैंने इसमें मेंटेनेंस की बात नहीं करी है, राइट। अच्छा, बिकॉज इट डजंट हैव एन इंजन सो द मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स आर आल्सो रिड्यूस्ड, ठीक है। आपने अभी हल्का हाथ रखवा लिया तो मैं खुद ही हल्का हाथ रख लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं इसको हाफ़ भी कर दूँ आपकी मेंटेनेंस, ठीक है, अगर आप साल में 3 से 4 दफ़ा अगर आप इंजन चेंज करवा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन योर रनिंग, आपकी हर दफ़ा इंजन ऑयल आप करा रहे हैं, तो वही आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट टिपिकली जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में यही चीज़ें आती हैं। इंजन ऑयल है, आपके जो फ्लूइड्स वगैरह होते हैं इंजन से रिलेटेड, ट्यूनिंग वगैरह हो गई, ट्यूनिंग वगैरह, जी, तो आपकी रिक्वायरमेंट एटलीस्ट हाफ हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स द एडिशनल बेनिफिट दैट यू गेट इन रनिंग द कार। अब आप इसको इमेजिन करें कि अगर आप साल में मे बी 20,000 किलोमीटर चला लें, राइट, तो आप तकरीबन 3,000 के हिसाब से आप 50 दफ़ा हमारी गाड़ी को चार्ज करेंगे, ठीक है, तो आपके 1.5 लाख रुपए लग जाएंगे, राइट। वहाँ पे आप अपनी गाड़ी का अगर हिसाब लगाएं, यू हैव द कैलकुलेटर आउट, आई कैन ऑल्सो डू द मेंटल मैथ, बट 3,84,000 रुपया लगता है मेरा पेट्रोल के ऊपर, आपका आ जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो अब मैं आपको इसको पे बैक में ज़रा बताता हूँ, राइट। अगर मेरी गाड़ी इस वक्त 9 मिलियन के बजाय 9.7 की बिक्री होती तो 2 साल में आपका पे बैक था, क्योंकि आपको 3.5 लाख हर साल सेव हो रहे हैं, या 2 लाख सेव हो रहे हैं, तो आपका 3 साल में आपका फुल पे बैक है। दिस इज़ इफ़ आई हैड केप्ट द प्राइस ऑफ द कार एट 9.7। अच्छा, जो पे बैक नहीं, सॉरी, पे बैक आप किस चीज़ को कह रहे हैं? सो मैं आपको इस तरह कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर मेरी गाड़ी की प्राइस 9.6 होती, ठीक है, और एक कन्वेंशनल गाड़ी की प्राइस 9 मिलियन होती, अच्छा, सही है, तो जो आपका एक्स्ट्रा मार्जिन होता वो आप पे बैक निकाल चुके होते, 2.5 से 3 साल में वो भी आप कवर कर लेते। जस्ट इमेजिन दैट, राइट। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। आई विल नॉट गो इन द मैथ ऑफ दिस वन, दिस इज़ फॉर यू एंड द व्यूअर्स। अगर आप कंपेयर करें, देयर इज़ अ सर्टेन कार दैट ऑफर्स बोथ वेरिएंट्स इन हाइब्रिड एंड ऑल्सो इन पेट्रोल, सो पीपल कैन गो बैक एंड चेक आउट कि वो जो डिफरेंशियल पे कर रहे हैं फॉर हाइब्रिड, उनको कितने साल लगेंगे टू गेट द पे बैक। इंटरेस्टिंग। दैट आंसर इज़ नॉट गोना बी 2 years। इंटरेस्टिंग। और इस केस में यानी कि आपने तो खैर 9 मिलियन ही करी है, कंपेरेबल तो ऑलरेडी जब आप ख़रीद रहे हैं तो आप ऑलरेडी अपने पैसे बचा रहे हैं, उसके ऊपर आपकी लाइफ टाइम सेविंग्स हैं, वो है। बट इसमें पहला तो मुझे ये बताइएगा, बैटरी आपने 6 साल की वारंटी दे दी, अज्यूमिंग के 6 साल तक। 6 years is on the starter battery, 8 years on the battery that drives the vehicle, the motor. So there are 2 sets of batteries in the car. Interesting. अच्छा, जो वो वाली जो मेन आपकी सामने वाली बैटरी होती है उसको आपने फ्लिप, that's 6 years, और जो मेन बैटरी है हमारी, which is a blade battery, that's 8 years. That's 8 years. बट आपने कहा कि पता नहीं 40 to 60% प्राइस जो है वो बैटरी की है, 5 से 8 साल बाद जो है, मतलब इनकी लाइफ कितनी है? वारंटी तो आपने दे दी, क्योंकि अभी तो आपने बड़ा अच्छा सा सेल्समैन का काम आपने ज़बरदस्त किया, आपने अपना जो है ना VP के सेल्स के रोल को ज़बरदस्त निभाया। बट यहाँ पर एक कैविएट आ रहा है कि भाई अगर 8 साल बाद जा करके मुझे पूरी बैटरी रिप्लेस करनी पड़े और उसके ऊपर एक मुझे मैसिव कॉस्ट आके लग जाए, तो मेरी जो सारी अकाउंटिंग आउट हो जाएगी। हाउ डज दैट फैक्टर? So I'll clarify here. I said the 8 years is the warranty on the battery. Okay. That's not the life of the battery. Life of the battery is calculated in life cycles. So हमारी जो बैटरी है Atto 3 में, उसकी लाइफ साइकिल है 3000, which means you can charge and discharge the car 3000 times. Now here's another math problem for you. 3000 multiplied by 400 gives you 1.2 million kilometers. ठीक है, 1.2 million कौन सी गाड़ी ऐसी है? Okay, now let me continue and finish the sentence. 1.2 million kilometers के बाद BYD claims
कि इसकी बैटरी एफिशिएंसी गोज़ डाउन टू 80 और 85%, डजंट डिप्लीट. दिस इज़ नॉट योर फ़ोन बैटरी. This is not another fruit logo company वाला बैटरी नहीं है ये. Right. This is a different battery, right? Which means कि आप पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने 1.2 मिलियन किलोमीटर्स कब किए थे लास्ट? नहीं होगी वो तो आप तो सेकंड हैंड गाड़ी मिलके भी नहीं कर सकते. 1.5 लाख किलोमीटर पहुंचती है, आप तो सेकंड हैंड नहीं खरीदते कि यार ये तो गाड़ी तबाह हो गाड़ी गई. चली गई, right? अच्छा, इंटरेस्टिंग. सो इफेक्टिवली आपके स्कोप के अंदर वो गाड़ी वो फॉर लाइफ है. वो चल रही है, या इंटरेस्टिंग. मुझे ये बताएं, एक मेजर क्वेश्चन इसमें ये आता है, पाकिस्तान में जो क्रिटिक आता है ना ऑटोमोटिव सेक्टर का, उसमें हमेशा लोग आके कहते हैं कि यार देखो इंडिया में क्या अवेलेबल है, हमारे यहाँ क्या 3 डब्बे अवेलेबल है, राइट? थाईलैंड में क्या अवेलेबल है, दुबई में क्या अवेलेबल है. ये मॉडल उठाएं एज इट इज़, PKR को डॉलर में कन्वर्ट करें, एग्जैक्ट वेरिएंट उठाएं, देखें और कितनी मार्केट्स में अवेलेबल है, व्हाट्स द प्राइस डिफरेंस. लेकिन द प्राइस डिफरेंस विल बी ऑन द ड्यूटीज दैट वी आर पेइंग. जो एक्स फैक्ट्री फाइनल प्राइस आ रही है हमारे पास, उसमें क्या पाकिस्तानी वेरिएंट पाकिस्तान में वो महंगा है? जितना मुझे याद पड़ता है, जो मैंने दुबई में ऑटो 3 देखी थी, दैट वाज 1,20,000 दिरहम और समथिंग लाइक दैट. सो दैट वुड बी सिमिलर प्राइस. देखिए, वी आर सिमिलरली प्राइस्ड. जो लैंडेड प्राइस है जो एक कंज्यूमर पे कर रहा होगा थाईलैंड में, वहाँ पे वो सेम है. हम सेम है. देखिए, थाईलैंड में जहाँ हमने एक वेरिएंट किया है, थाईलैंड में 3 से 4 वेरिएंट्स हैं, Right. उनके पास एक वेरिएंट ज़रूर होगा. एक्चुअली 2 वेरिएंट्स हैं. मैं आज सुबह ही स्पेक शीट देख रहा था, हमारे पास ज़्यादा फीचर्स हैं इस वाले वेरिएंट में, तो वो इससे सस्ते होंगे, राइट. बट दैट डजंट मीन कि हम एग्जॉर्बिटेंटली कोई हाई हैं. वी आर स्टिल विद इन द रेंज जो वहाँ पे वो बिक्री होगी. ठीक, ये भी आपको सोचने की ज़रूरत है कि द पॉलिसीज़ इन थाईलैंड आर वेरी डिफरेंट, you know, as compared to what we have. And this is a completely built up unit in Pakistan, which is inherently more expensive in the Pakistani market, the way the structures are. Can the consumers expect one of the two things? Yeah. Either the fact that if all things remain stable, the price may reduce once the localization and the assembly starts, and or in case of a turbulent time, the prices might remain stable. या विल वी जस्ट लुक एट कैसे जी वो थोड़ा सा टर्बुलेंस आई और फिर अब जो है जी 5 लाख बढ़ावे, 10 लाख बढ़ावे, 15 लाख बढ़ावे. फिर होता ही है कि जो बेचारा मिडिल क्लास वाला है जो कि पैसे जोड़ रहा है और कह रहा है यार फाइनली अब मैं ख्वाब पूरा करूंगा, तो वो बस ख्वाब जाता ही जाता है और आप जोड़ते ही रहते हैं पैसे, बिकॉज यू नो द इकोनॉमी रन्स फास्टर देन यू एवर वुड. देखिए, one thing that I'm very proud of myself is that we launched in October and we're starting June. We have not revised anything about the pricing, right? डॉलर भी ऊपर चला गया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जो था 6 महीने पहले ऊपर चला गया है. देयर इज नो 275 से 282 आ चुके हैं. हाँ, देयर इज नो चेंज इन आवर प्राइसिंग. इफ़ यू लुक एट द कंपटीशन, तो मैं तो अब हाथों पे नहीं गिन सकता कि कितनी दफ़ा चेंज हुई है प्राइस, राइट? तो देखें, वी विल वेदर द स्टॉर्म विद आवर कस्टमर as much as we can. What I don't have in control is if the government comes in and changes a policy, which we will talk about. We'll talk about policy just a little bit because I'm itching to talk about that now. Multiple times I've mentioned. Yeah, but before that, I want to address the consumers' concerns first. I think जो number 2 major concern है, ठीक है आपने बेच दिया, बड़ा अच्छा है, गाड़ी में खड़ी कर लूँगा, सारा कुछ हो जाएगा. मल्टीपल मसले आते हैं. पहला ये है कि यार ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है पाकिस्तान की खड्डों वड्डों वाली रोड के अंदर ये चलती है, पेट्रोल तो चलता है, हमने देखा है, चलते हुए देखा है. गाड़ियाँ ऐसी हैं, मेरे पास एक करोला थी 2004 मॉडल, 2022 में बेची है मैंने, 2021 या 22 में बेची है, और वो चली है. वो 3 दफ़ा एक्सीडेंट्स हो गए, सब कुछ हो गया, बट वो चली है. और करोला चलती है इस वजह से, और वही मैंने बेच दिया आखिर में. और वही पाकिस्तान है सच इंटरेस्टिंग कंट्री के कैश में PKR में जितना का था उससे ज़्यादा महंगी बिकी 16 साल 18 साल बाद. बट वो ख़रीदार, मुझे उस टाइम इतना आइडिया नहीं था. ख़रीदार इस वजह से वो कहता है यार ये गाड़ी ऐसी है जिसको हम उठा के रेगिस्तान में ले जाएं, पहाड़ी में ले जाएं, whatever वो उसमें चल जाती है. Electric vehicle seems like this, cleaned up, nice, luxury feeling car, but is it stress tested to run on Pakistani infrastructure, which is pretty terrible, if I may say so myself. Karachi में गया हुआ था day before yesterday. It's gotten better. One thing I will say that इस बार का कराची का experience was a little better. कूड़ा कम था और रोडें कुछ बनी हुई थी, लेकिन स्टिल खड्डे बस आते हैं और बस आ जाते हैं. जी. हाउ मच ऑफ दिस हैज़ बिन स्ट्रेस टेस्टेड? हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि यार हमारी गाड़ी ऐसे परफॉर्म करेगी इस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी? देखिए, certainly we are very confident that the cars will perform in this infrastructure, because देखें
We are not the first market that BYD has introduced this car to, right? Atto 3 is actually a very successful global product for them. ये यूरोप में भी चल रही है, ये साउथ अमेरिका में भी चल रही है, आपको मेक्सिको में भी नज़र आ जाएगी। की रोड नहीं फ़र्क है ना, मैं I'm just trying to understand नहीं, पाकिस्तानी। लेकिन आपको अगर वो मेक्सिको में भी नज़र आ जाएगी, वो आपको नेपाल में भी नज़र आ रही है, वो आपको इंडिया में भी चलती हुई नज़र आ रही है, सेम गाड़ी है, वो बांग्लादेश में भी है, राइट? जब यहाँ पे चाइनीज़ आते हैं तो वो मुझे यही कहते हैं कि आपके रोड्स फिर भी बेहतर हैं। जस्ट इमेजिन, right? So it is stress tested. Yes, we will run into certain issues. वो हर गाड़ी में आ सकते हैं. I'm not going to shy away from that. लेकिन here's the catch. देखें, मैं सिर्फ गाड़ी नहीं बेच रहा, right? We are not only selling the cars. We are also providing the after sale services. हमने अपनी 4 खुद डीलरशिप्स खोली हुई हैं अपने, and we have one additional care center that we have opened up in Lahore. So there are 5 facilities that you could go to if you run into any kind of situation. ये कौन से शहरों में? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में। तीनों में? Right. और ये आपकी अपनी? These are fully company owned. Eventually will you branch out to dealers and वो as well? Eventually we will, yes. Because देखिए पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैंने कहा, we have very aggressive targets of expanding within Pakistan. You have to rely on the sub-dealer network. Right. And this is exactly one of the reasons why we wanted to set up our own, because we want to tell the sub-dealers this is a standard we want. How married is Hupco to this? I mean, Hupco is big. जिनको नहीं पता, Google करें. It's a good, comfortable company जो कि उसको बैक कर रही है, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है. बट पाकिस्तान में हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है, एक ज़माने में वो आई थी, सेंट्रो आई थी, अगर आपको याद हो. जी. वो आई थी, 3-4 साल चली, गायब हो गए. फिर वो जिन लोगों के पास गाड़ियाँ थी वो जलील हो गए. सो एक डर ये होता है कि यार ये नया नाम है, नया लोकल पार्टनर है, यह है, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, हम इसमें आगे. सो इट्स अ बेट, राइट? अर्ली अडॉप्टर पर्टिकुलरली बेट है, 2-1 साल गुजार ले हो जाता है. How much, I mean, how many eggs have you put in this basket? देखिए, I'll tell you a couple of things just for clarity. So MMC, the Mega Motor Company, is not only backed by Hupco, but it's also backed by Mega Conglomerate. Mega Conglomerate is the company which is behind as a sponsor to Hupco, and they have other lines of businesses, right? So it's a big business. Is there any that we can we know of? So Pioneer, Halib, they have shipping lines. So it's a pretty large. Yeah. It's a pretty large group. Right, and then they also have investment into Hupco. So the investment is coming from both angles, directly from the sponsor and also through Hupco as the company, right? Right. So we're not going anywhere. Right? And you're in it too. Yeah. For the long haul. Yeah. उसका आपने मुझे नहीं बताया in terms of, आपने पूरा मुझे total cost of ownership तो बता दिया, but आपने ये नहीं बताया कि यार रीसेल की एंजाइटी किस तरह से दूर होगी. देखिए, रीसेल के अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है, जो आप भी बात कर रहे थे, वो ये था कि मेरी बैटरी को क्या होने वाला है. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आप 8 साल की तो वारंटी हम BYD खुद दे रहा है, उसके बियॉन्ड भी जो हमने लाइफ साइकिल्स की बात करी थी, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. यू आर नॉट गोइंग टू रन इनटू अ सिचुएशन वेयर द बैटरी स्टार्ट्स डिप्लीटिंग टू एन एक्सटेंट वेयर इट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न. ठीक है. अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं आपको बात करूँ तो we can very quickly also see what's happening in some of the other markets. We can learn from them, right? अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स BYD की आज से नहीं 15 साल से बिक रही हैं, राइट नाउ दे हैव, पहले 2 मॉडल्स थे, अब उनके पास 20 हो गए. दैट्स द डिफरेंस, राइट? सर्टनली इसी तरीके से BYD हैज़ बिन ग्लोबली इन अदर मार्केट्स ऑलरेडी in different shapes and forms, right? So we are very confident. वो जो एक इशू आ जाता है ना रीसेल का, देखें रीसेल का इशू किस तरीके से आता है. वो इस तरीके से आता है कि जो आज गाड़ी ख़रीद रहा होता है वो कहता है यार गाड़ी में कोई मसला आ सकता है डाउन द लाइन, या गाड़ी हो सकता है एग्जिस्ट ना कर रही हो. आपने एक कंपनी का एग्जांपल दिया, दे डिड नॉट एग्जिस्ट, सो दैट टर्न इनटू एन इशू. या कोई गाड़ी जो है वो बिक तो रही है लेकिन आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, मैंने आपको वो भी बता दिया, दैट्स ऑल्सो इन प्लेस. एंड वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर. हमने तो अभी इम्पोर्ट से स्टार्ट किया है एंड सेट अप आवर डीलरशिप्स. वी आर ऑल्सो पुटिंग अप आवर लोकल असेंबली प्लांट as of right now, which inshallah by next year, by middle of next year, we'll also have a first roll off from the CKD plant. Makes sense. We are here in it to stay longer. Makes sense. The second biggest concern, globally concern, is the range anxiety, right? Yes. अच्छा, इसको मैं कंसर्न को 2 स्टेप्स में डिवाइड करूँगा. पहला ये है कि यार हमारे यहाँ कोई इलेक्ट्रिक का उसका नेटवर्क ही नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम. और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंडिविजुअली भी कंपनीज कर सकती हैं, बट एक ओवरऑल इंडस्ट्री ने खड़े होना है जिसमें आप
और उसके बारे में क्लैरिटी भी नहीं है, राइट? कोई कंपनियां ग्लोबली बात कर रही हैं कि बैटरी रिप्लेसमेंट, आप जाएंगे जी स्टेशन में वो एक बैटरी निकालेगी, नई बैटरी डाल देगी। कोई BYD का ही आई थिंक मैं रिसेंटली देख रहा था जिसमें उन्होंने क्या 15 मिनट में वो सुपर चार्जर, क्रेजी सुपर चार्जर निकाले, 5 इंसेन किस्म का निकाला है। तो पहला तो ये है कि रेंज एंग्जाइटी को आप कैसे देखते हैं? मैंने इस्लामाबाद से लाहौर जाने 450 किलोमीटर 400 किलोमीटर लग जाता है, तो मैं तो कंफ्यूज हूँ कि यार अगर मैं ये गाड़ी ले लेता हूँ तो मैं क्या इस्लामाबाद में फंसा रहूँगा, या मुझे रेंटा कार करानी पड़ेगी हर दफ़ा, या मुझे उसका सोल्यूशन मिलेगा? नॉट टू से दैट पीपल वुड ट्रैवल दैट लॉन्ग एवरी टाइम, बट दैट नीड्स टू बी अकाउंटेड फॉर। एंड देन उसके दरमियान में क्या मुझे अब मोटरवे पे जा करके अगर मिल भी जाता है कहीं चार्जिंग स्टेशन, पहले तो ये भी ना कि इनोवेटिव आज आपने कहीं लगा दिए चार्जिंग स्टेशन, वो चल रहे हैं नहीं चल रहे, वो सर वो जी कुछ ना क्रेडिट कार्ड मशीन नहीं होती थी, वो हर जगह पे होती थी, पर कहता सर मशीन काम नहीं कर रही, तो वो फिर पता नहीं मशीन काम करेगी नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने लगा भी दिया, उसके ऊपर आगे प्लग इन कर लिया, अगर मुझे घंटा वेट करना पड़ रहा है उसके लिए, दैट्स ऑल्सो फेयरली अनोइंग, राइट? सो टेल मी अ बिट अबाउट हाउ यू गाइज आर एड्रेसिंग द रेंज एंग्जाइटी इशू एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान. Okay, great question. So I'll just go back to a statement that I made earlier. When we were pitching this internally, one thing that I did not mention was that I highlighted that we need to come up with a holistic solution, which means we need to think of the charging infrastructure ourselves. ठीक है? Thankfully, that was also implemented. So we have a sister concern called Hubco Green, which is tasked with setting up electric charging infrastructure all over Pakistan, be it on the motorways, be it in the cities, be it destination charging, right? That work is also going on. Uske saath saath, as part of Hubco Green, another good thing that has happened is that we have done agreements and partnerships with, I think now it's 3 OMCs. PSO के साथ हमने किया है, हमने आई थिंक अटक के साथ कर लिया है, और पार्को के साथ हमने टोटल के साथ किया है, and there are others in the works already. So what does that mean? Like what sort of partnership are you looking at? So that means कि देखें, एक तो ये चीज़ थी ना कि मैंने अब चार्जिंग स्टेशन लगाना है, मैं कहाँ लगाऊँ, right? When I partner with this OMCs that कहाँ has taken care of. So अपनी सारी लोकेशंस में इंटीग्रेट करेंगे? We will start with dedicated locations, and then if it grows, then it's a business decision. So you can basically decide based on कि भाई कस्टमर कहाँ से आ रहा है, क्या प्रॉक्सिमिटी में होगा, तो उसमें वहाँ पे कवरेज प्रोवाइड करना शुरू कर दें. जी बिल्कुल. उसका एक हीट मैप बनता है कि कहाँ पे आपकी गाड़ियाँ बिकती हैं, कहाँ पे ट्रैवलिंग होती है, and then you identify which location they should set up the place. So we are working with 3 OMCs already. हम अपने चार्जिंग स्टेशंस हमने अपनी डीलरशिप्स पे भी लगाए हैं, हम डेस्टिनेशंस पे भी लगा रहे हैं. वी आर वर्किंग विद कमर्शियल जो रियल इस्टेट है, वी आर वर्किंग विद अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, वी आर वर्किंग विद ऑफिस बिल्डिंग्स. अभी हमारा हेड ऑफिस इज़ इन ओशन टावर्स, वी हैव 1 चार्जिंग स्टेशन ओवर देयर. सो वी आर डेवलपिंग दैट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आवरसेल्व्स. बट हियर इज़ द गुड पार्ट, सिर्फ हम नहीं कर रहे. You will also see a lot from the government talking about कि हमारा विजन है कि हर 200 किलोमीटर पे एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए. Let's commend where the effort is well taken. Government has also introduced a policy for charging infrastructure जहाँ पे वो ये incentivize कर रहे हैं कि अगर आप एक चार्जर लगाते हैं तो आपका जो ऑफ टेक है वो एट अ रिड्यूस रेट होगा, ताकि आप एक रिड्यूस रेट पे कस्टमर को दे सकें. इंटरेस्टिंग. क्योंकि आपके 2 चैलेंजेस हैं ना, एक तो अवेलेबिलिटी है, दूसरा मेरा प्राइस है, राइट? तो अगर मैंने अवेलेबिलिटी का चैलेंज को एड्रेस किया कि गवर्नमेंट भी लगा रही है, उन्होंने भी आई थिंक 40 चार्जिंग स्टेशंस उन्होंने आइडेंटिफाई किए जहाँ पे वो खुद लगाना चाहते हैं, हम भी लगा रहे हैं. और दिस इज़ गोइंग टू बी अ टिपिकल, ऑल्दो दैट्स वेयर द सिमिलैरिटी शुड एंड, अ CNG स्टेट, राइट, बट दैट्स वेयर इट एंड्स. राइट. हाउ मच टाइम डज इट टेक टू चार्ज? जो करंट वाली बैटरीज हैं, जो करंट वाला चार्जर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ. देखें, मैंने आपको बताया कि 50 किलोवाट आवर इज़ द बैटरी साइज़ ऑफ Atto 3. अगर आप उसका एग्जांपल ले लें तो अगर आप एक 70 या 80 किलोवाट फास्ट चार्जर पे जाते हैं तो दिस विल टेक 25 to 30 minutes फॉर 80% of full charge. Is the dependency of speed on the charger, or is it also on the battery? So for example, tomorrow there is a newer charger that is more like faster. वो क्या नई गाड़ियों को सर्विस कर रहा होगा based on newer battery types, या वो existing batteries भी can leverage on that new? देखिए, चार्जर में ना 2 चीज़ें होती हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है.
इट्स ऑल्सो स्टैंडर्डाइजेशन, राइट? जैसे आज आपके सेल फ़ोन में USB-C से आप चार्ज कर सकते हैं, जो पहले नहीं होता था. एवरीबडी हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ चार्जर. सो एक तो ये स्टैंडर्डाइजेशन क्रॉस मल्टीपल डिफरेंट कार्स. या सो इसमें जो हमारी गाड़ी जिस पे चार्ज होती है, दैट्स कॉल्ड CCS2. इसका एक्रोनिम ना पूछिएगा, ये मुझे कम्प्लीटली याद नहीं है. सो दैट्स कॉल्ड CCS2. प्रीडोमिनेंटली जो आपकी एग्जिस्टिंग अभी गाड़ियाँ आ रही हैं और जो वर्ल्ड ओवर एक स्टैंडर्ड है वो CCS2 का ही है. सही है. तो वो जो भी है वो स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है. वो स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, तो आपको एक आसानी वहाँ पे हो जाएगी. हमारी गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन भी ये है कि वी शुड फर्दर स्टैंडर्डाइज इट, ताकि दैट क्वेश्चन गोज अवे फ्रॉम एवरी कंज्यूमर्स माइंड. आई एम नॉट जस्ट थिंकिंग कि मेरे कंज्यूमर को क्या होने वाला मतलब वो ऐसा नहीं है कि BYD का जो गाड़ी वाला है वो BYD के ही स्टेशन ढूंढेगा. नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल. अच्छा, और इसको आप लोगों ने कहीं पे हीट मैप कोई ऐप वगैरह में दिया है कि ताकि बंदा जो है विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ग्लोबली what we saw was that they really went into technology, Yes. right? So even within the cars, the tech was a whole lot more intuitive than, क्योंकि वो पुरानी वाली गाड़ियों का ये था कि वो इंजन पे खेलते रहते थे और बस वो एक एंड्रॉइड के टुनटुना लगा के दे देते थे. But electric vehicles changed a lot of that, and you know the screens were beautiful, and there's a lot of connectivity to things that could happen. So how much of that is integrated into your cars, and then also in terms of the the closest charging station, the this, the that, how much of that is available on your phone to be able to? So that is under works. As I mentioned, कि Hubco Green is taking a charge on the charging infrastructure, but one of the things that we will have on the apps that will be available is, of course, identifying the close by chargers. आपको उसके रेट्स नज़र आ जाएंगे. कभी कभार आपको पता है रेट्स लोग डिफरेंट चार्ज करते हैं, वो आपको नज़र आ जाएंगे. एंड अनदर फीचर दैट वी वांट टू इंक्लूड इज़ कि आप बुक कर सकें, because it does take 20 minutes, तो आप प्री बुक कर सकते हैं. That's actually very interesting and a problem statement that I didn't think about. कि वो लाइन में अगर आपको 20 मिनट के बजाय वेट करना पड़े, that's ख्वारी. इसकी जो प्राइसिंग है जो कमर्शियल चार्जिंग की है वो क्या डीरेगुलेटेड है कंप्लीटली अप टू द स्टेशन, या उसके अंदर कोई गवर्नमेंट ने बार्स लगाई हुई है? देखिए अभी रेगुलेटेड है, बट इज़ इट फॉलोड इज़ अ बिगर क्वेश्चन. रेगुलेटेड ज़रूर है. एट एक पॉइंट इन टाइम पे, एंड आई माइट गेट दिस नंबर नॉट फुली करेक्ट, गवर्नमेंट ने किया हुआ था कि आपके पास कैपिंग थी कि आप कितना ऑन टॉप चार्ज कर सकते हैं, कि 30 रुपीज़ है या 40 रुपीज़ आप ऑन टॉप चार्ज कर सकते थे पर यूनिट, बट दैट इज़ अंडर अ प्रीवियस पॉलिसी. अब उन्होंने वो रेट ही बहुत रिड्यूस कर दिया है जो कि ऑफ टेक करेगा एक चार्जिंग स्टेशन फ्रॉम एनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, राइट? तो उसके ऊपर भी आई थिंक वो कैपिंग ज़रूर रखेंगे मेरे हिसाब से इन द फ्यूचर, क्योंकि ऐसा ना हो कि सारा बेनिफिट सिर्फ एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास जाए, वो कस्टमर के पास भी जाना चाहिए. So regulated, yes. Implemented right now, probably not, because abhi few and far between hai. Makes sense. Just putting it out there, I don't know how much of that you can hear with this huge thunderstorm happening outside. So I do apologize अगर थोड़ा सा dip in the sound quality उसके ऊपर आ रहा हो. The environment is very charged. Environment is fairly charged. Last question on this. जो घर पे आपके charges लगे हुए हैं वो किस क्योंकि पाकिस्तान में ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अजीब बिछा हुआ है. काफ़ी दफ़ा आप 2000 वाट का गीज़र लगा दें, पूरा का पूरा घर ट्रिप कर जाता है बिकॉज पीछे से लाइन ऐसी आ रही है. तो वो कितनी स्पीड से खींचता है घर वाला चार्जर, और वो जनरली पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आई मीन यू प्रोबब्ली डिड सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च एज वेल कि जो आपकी पोटेंशियल पेइंग ऑडियंस है उनके पास किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है. Did you find any concerns over there? So देखिए, जो एक तो मैंने आपको कमर्शियल चार्जर का बताया है. एक ऑप्शन आपके पास होता है which comes with our car. It's a 2 kilowatt charger that comes with the car. That's like a slow charger, and that would take आपका 1.5 से 2 टन का AC जो होता है उतनी पावर वो खींचता है, राइट? लेकिन वो भी फ़ौरन, मतलब सिर्फ एक वक्त में नहीं खींचेगा. इट टेक्स टाइम. वो आपको आई थिंक थोड़ा 12 से 13 घंटे लग जाएंगे, एक्चुअली मे बी इवन मोर, टू चार्ज. वो ओवरनाइट चार्जिंग है. पर उसके साथ साथ यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन कि वो एक वॉल माउंटेड चार्जर्स आते हैं. वी टिपिकली हैव इट इन 7 किलोवाट कैपेसिटी. दीज आर AC चार्जर्स, राइट? तो इफ़ यू गेट देम इंस्टॉल्ड बाय ऑथराइज वेंडर्स दैट वी हैव, देन वो सर्च प्रोटेक्शन भी उसमें आती है, बिकॉज यू वांट टू डी रिस्क 2 थिंग्स. एक आपके अपने घर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्पैक्ट ना हो, दूसरा आपकी गाड़ी को इम्पैक्ट ना हो. तो उसमें सर्च प्रोटेक्शंस ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं टू केटर फॉर बोथ ऑफ दोज थिंग्स. Okay, and those are faster.
They are 7 kilowatt chargers, so they're not DC chargers, which are the commercial chargers. I see. Yes, ये आप घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं. DC charger, of course, you are not able to install at No, home. that I understand. But ये ज़्यादा खींचते हैं बिजली? जी, ये ज़्यादा खींचेंगे, लेकिन देखें जैसे मैंने आपको बताया एक 7 किलोवाट का लोड जो है दैट विल नॉट इम्पैक्ट कि आपकी घर की बत्तियां डिम हो जाएंगी. ऐसा कुछ नहीं होता. फिर उसको वो जी मैनेज करेंगे. अच्छा, थोड़ा सा आप आ जाते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर. मल्टीपल टाइम्स हमने इसको वी alluded to this. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वक्त पॉलिसी क्या चल रही है? हमने एक ज़माने में सुना था कि जी इलेक्ट्रिक व्हीकल की अलग पॉलिसी है तो इंसेंटिवाइज करने के लिए, और बड़ी जी फैनफेयर के साथ वो पॉलिसी आई. वो हुआ ये कि जी वो 3-3 करोड़ रुपए की जो है ना, वो यहाँ पे हम देखते थे इस्लामाबाद के अंदर गाड़ियाँ जो अमीर तरीन जो था ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आता था. कौन सी वाली? वो एक ही ब्रांड है उसकी जो है ना, सबके सब सारे यूट्यूबर भी उन्हीं की लेके फिरते थे. एंड आई वॉज फेयरली डिसअपॉइंटेड. आई वाज लाइक यार एक गाड़ी के ऊपर 5 गाड़ियाँ आनी थी. यू नो, आपने डॉलर सारा इसके ऊपर लगाया और अमीर को याशी के लिए आपने एक और खिलौना दे दिया. 2 व्हीलर 3 व्हीलर पर जाते तो वो तो सैकड़ों आ जाती है उस प्राइस के अंदर. इस वक्त पॉलिसी कहाँ पे खड़ी हुई है इन टर्म्स ऑफ हमें ये बात पता लगी थी कि यार न्यू एंट्रेंट के लिए एक टैक्स ब्रेक और एक पॉलिसी आई, फिर ग्रीन या इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक नई पॉलिसी आई, हाइब्रिड के लिए आई. तो इस वक्त व्हाट्स द पॉलिसी लैंडस्केप ओवरऑल? आई विल यूज़ अ टर्म जो आपने यूज़ किया था, एक नाजुक मोड़ पे है इस वक्त पॉलिसी. देखें, देयर आर कपल ऑफ थिंग्स. गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी जिसको हम 2021 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर विच वाज फॉर द होल ऑटोमोटिव सेक्टर बट ऑल्सो हैड सर्टन कंसेशंस बिल्ट इन फॉर द electric vehicle sector, and we are benefiting a couple of incentives under that policy, which is a good thing, right? Now recently there was also and it's in draft form already, I think it's in the final stages of approval, एक new energy vehicle policy भी है which is geared towards the electric vehicles, plug-in hybrids, जो NEVs को हम वो exclusively policy है, वो exclusive policy, लेकिन वो आई नहीं है अभी. वो अभी आई नहीं है. Okay. There are certain incentives that could be beneficial for any new entrant or any existing player that wants to introduce a new energy vehicle, but वो अभी आए नहीं हैं. अब वो horizon पर हैं. Yes, will they come in a month, in a year? It's difficult. One thing that we need to be aware of is, देखें, as an investor and even for our global partner, entering into a new country in a new market and making a sizable investment, what you need is consistency in policy. You don't want policies to be repealed or आप एक step back ले लें. तो ये बात हो गई policy की, but that's not the only thing that is impacting us. There's another discussion around tariffs that is going on right now as part of the national tariffs policy that will certainly impact us quite a bit. Okay. And explain. That is going to impact us in multiple ways. एक तो ये है कि अंडर दैट पॉलिसी सर्टन इंसेंटिव्स आर गोइंग टू बी रिपील्ड. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. इस वक्त फॉर अ लिमिटेड टाइम जो CBU यूनिट्स आते हैं, इंपोर्ट होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके ऊपर 50% कंसेशन है इन द कस्टम्स ड्यूटी, विच मीन्स अभी उनकी जो स्लैब है वो 50% पर है, उसकी रिडक्शन की वजह से वो अभी 25% पर है. अभी नेशनल टैरिफ पॉलिसी के अंदर डिस्कशंस में है कि दिस माइट गो अप. वो जो 5th स्केड्यूल है दैट माइट गेट रिपील्ड, दिस में इवन गो अप टू 35-40%. दिस इज़ फॉर CBUs इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मैं भी बात कर रहा हूँ. दूसरी एक और चीज़ जो कि टैरिफ्स के साथ होने वाली है वो ये है कि दे ऑल्सो वांट टू ओपन अप जनरली द मार्केट टू इम्पोर्टेड व्हीकल्स, Right. and reduce the customs duty to 15%. They want to do it in phases and over time, but that reduction is also going to be huge, right? That will impact directly your local manufacturers, that will impact your local assembly, that will impact your parts manufacturers that support that industry, which is also huge. एक तो impact ये हो गया. एक और चीज़ जो इंट्रोड्यूस हो रही है वो ये है कि देयर इज़ एन ओपनिंग अप ऑफ यूज कार मार्केट, जिसके अंदर दे वांट टू एक अभी रिस्ट्रिक्शन है कि आप 5 साल से पुरानी गाड़ी नहीं मंगवा सकते. दे वांट टू इंक्रीज़ दैट टू 10 years. एक और पॉलिसी आइटम है जिसमें वो कहते हैं कि 1% की रिडक्शन पर मंथ के हिसाब से आपकी गाड़ी डेप्रीशिएट हो सकती है. तो 60% रिडक्शन से ज़्यादा पे गाड़ी आप इंपोर्ट कर रहे होंगे, उस पर ड्यूटी भी कम लग जाएगी और वो प्राइस भी कम होगी. We are very concerned about these things, very, very concerned, because this is moving in the wrong direction. You know, at one side,
आपसे मैं भी डिस्कस कर रहा था emission reductions, you know, helping the local industry, all of those things. और अब हम बात कर रहे हैं opening it up in such a sense where, you know, local industry is at a crossroads of being hugely impacted. And just imagine on the flip side, आप अगर यूज़ कार व्हीकल्स को अगर आप ओपन कर देते हैं लाइक दिस, 10 साल पुरानी गाड़ी अगर आना शुरू होती है तो यहाँ डंपिंग शुरू हो जाएगी. उस 10 साल गाड़ी की पुरानी की क्या एमिशंस की एफिशिएंसी. तो बेसिकली पूरा जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो इलेक्ट्रिक की तरफ जाएगा और अपनी पुरानी पेट्रोल कार्स गंदी मंदी सारी आपकी तरफ सब आपके पास डंप हो जाएंगी. ठीक है. और हमारे यहाँ कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं जाता है, ये भी आपको पता होगा. हमारे यूज़ कार्स में ये बहुत होता है कि 4 का 40 चल रहा होता है, राइट, अनफॉर्चुनेटली. और उसमें वो एक्सीडेंट वाली गाड़ियाँ आती हैं, 10 मसले होते हैं उसके अंदर. ऑक्शन गाड़ियाँ होती हैं, उसमें चीज़ें होती हैं, कभी फुल रिपोर्ट होती है, कभी नहीं होती. राइट. एज अ काउंटर आर्ग्यूमेंट टू दैट सम पीपल वुड से कि यार ठीक है, मार्केट ओपन मार्केट खेलें, बाहर से आ रही है बाहर से आए, आप अपना खेलें, आपकी नई गाड़ी है आप उसके हिसाब से कंज्यूमर को करें. ओवरऑल कंज्यूमर इस वजह से जीतेगा बिकॉज जहाँ पे 2.5 लाख गाड़ियाँ बिक रही हैं वहाँ पे 4 लाख गाड़ियाँ बिकना शुरू हो जाएंगी. गवर्नमेंट कहती है यार गाड़ियाँ बढ़ नहीं सकती क्योंकि लेट से नई गाड़ी है उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट डॉलर में पड़ रही है $15,000-$20,000 पड़ रही है, तो वो आपको $4,000-5,000 की अगर सेकेंड हैंड गाड़ियाँ मिल रही हैं तो नेट के ऊपर ज़्यादा लोग जो है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं. हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? आपने थोड़ी देर पहले बात की थी व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट द डॉलर इम्पैक्ट. इमेजिन इफ़ वी मूव टू अ कम्प्लीटली इम्पोर्टेड इकोनॉमी. Imagine what's going to happen. Do we have the dollars? Do we have the capacity? आपने कहा कि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज होते हैं. अभी हमें 3 से 4 साल में हो रहे थे, अब 3 से 4 महीने में हो जाएंगे. बिकॉज it is not going to be limited just to the auto sector. This may open up other sectors as well. And you also have to keep in mind कि एंड में कौन गाड़ी मंगवा रहा है, राइट? क्या ये वो कंज्यूमर है जो इस वक्त एक एक कैटेगरी गाड़ी जो इसको हम ऑल्टो जैसी एक गाड़ी होती है उसको इंपोर्ट कर रहा है, या जैसे आपने अभी खुद एग्जांपल दिया था जब इन्होंने पॉलिसी खोली थी तो 3 करोड़ वाली गाड़ी आ रही थी. तो अब ये 3 करोड़ वाली गाड़ी जब 1 करोड़ पे आना शुरू हो जाएगी तो ये 1 की 4 हो जाएंगी, राइट? तो वी शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम दैट. वो यही है कि आप जाके वो मर्सिडीज मंगवाना शुरू कर दें, वो 4 किलोमीटर जो है वो आपको देगी एवरेज, लेकिन गाड़ी मर्सिडीज चला रही, आप चलाएं. अब वो पेट्रोल की जो उसके ऊपर ओवररन पड़ेगा, एमिशंस वगैरह. दैट्स इंटरेस्टिंग. Do you have any examples of other countries with progressive policies? And I don't want to talk about the developed economies, right? So I want to talk about emerging markets, middle income countries like let's say Thailand or Malaysia or countries that we can compare to, large population. What policies have they enacted to actually make it conducive for not just the homegrown sort of industry to grow, but also, and this ties to my next question as well, do you think realistically, not narrative के लिए नहीं, but realistically, पाकिस्तान as an export destination बन सकता है? क्या हम यहाँ पर गाड़ियों को असेंबल ही कर लें, असेंबल करके हम अफ्रीका भेज सकते हैं, हम मिडल ईस्ट को सर्विस कर सकते हैं? वो जस्ट इन टाइम शिपमेंट होती है ना, वो चाइना के 10 मिसाइल हैं, आजकल के हालात ऐसे घूम कर आ रही होती गाड़ी, तो क्या हम असेंबल करके मिडल ईस्ट की मार्केट को सर्विस कर लें, अफ्रीका की मार्केट को सर्विस कर लें? डू यू सी दैट एज अ पोटेंशियल फ्यूचर, या रियलिस्टिकली हम अपनी डिमांड सर्विस कर लें बस ठीक है वही काफ़ी है? देखिए, हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं. देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग अस फ्रॉम डूइंग दैट. आपने नॉट इवन द इकोनॉमिक्स ऑफ असेंबलिंग एंड देन सेलिंग इट? नहीं, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ. हम वो कर सकते हैं डेफिनेटली, एंड दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी दैट वी आर ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट. ठीक है. अच्छा, पहले मैं आपका पॉलिसी वाला क्वेश्चन एड्रेस करता हूँ. वी डोंट हैव टू लुक टू फार. मैं 2 कंट्रीज़ के एग्जांपल देता हूँ. आई विल गो इन मोर डिटेल फॉर वन ऑफ देम. थाईलैंड की इस वक्त एक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, उसको BEV 3.5 कहते हैं. नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग व्हाई इज इट 3.5, राइट? सो दैट टेल्स यू दैट इट्स कंसिस्टेंट. इट हैज़ बीन अराउंड फॉर 3.5 वर्जन्स. इंटरेस्टिंग, राइट? सो जो मैंने आपको पहले पॉइंट कहा था ना, द policy needs to be consistent and long term. I cannot have a policy for 2 years, 3 years, then repealed. 3 साल बाद हमें नहीं पता क्या होने वाला है. We cannot have that. So we need to take a leaf from their learnings. They have consistently had a policy that has progressively provided support to the adoption of electric vehicles. But what's the policy exactly? मैं उसी पे आ रहा हूँ. अभी इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, अगर मैं सिर्फ प्योर BEVs की बात करूं, बैटरी इलेक्ट्रिक की बात करूं, तो इस वक्त थाईलैंड के अंदर एडॉप्शन रेट हैज़ गॉन टू 13%. 13 to 15% पे पहुंच गया, विच इज़ अ साइजेबल नंबर. अगर वहाँ पे 5 लाख गाड़ियाँ साल में बिक रही हैं तो 50,000 से ऊपर
इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिक रही हैं, प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अभी हम हाइब्रिड को, प्लग इन हाइब्रिड को नहीं इंक्लूड करते, ठीक है। अच्छा, वो पॉलिसीज़ हैं क्या? दोज पॉलिसीज़ आर सिमिलर टू व्हाट वी हैव, कि आपके पास कंसेशन होना चाहिए ऑन कस्टम्स ड्यूटीज़, आपके पास कंसेशन होना चाहिए है ऑन टैक्सेस, तो आप सेल्स टैक्स को आप रिड्यूस कर दें, ठीक है। अभी हमारे पास जो है वो सेल्स टैक्स जो है 2 तरह के हैं। हमारी जो ATO 3 है उसके ऊपर पड़ता है 12.5%। नाउ अनदर चैलेंज इज़, आपने एक रेंज एग्जाइटी की पहले बात की थी। रेंज एग्जाइटी दूर किस तरह होती है? लार्जर बैटरी से। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ी बैटरी वाली गाड़ी इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके ऊपर 18% टैक्स है और फिर 3% एडिशनल सेल्स टैक्स है, वो 21% पर है। वाई वुड यू डू दैट, राइट? तो इस तरह की पॉलिसीज़ थाईलैंड में नहीं है, वेयर द सेल्स टैक्स हैज़ बिन रिड्यूस्ड। इवन इन द न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, एनर्जी व्हीकल पॉलिसी जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके ड्राफ्ट में भी यही प्रपोज किया गया है कि द सेल्स टैक्स शुड बी रिड्यूस, यू नो, मे बी एज लो एज़ 1%। अच्छा, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमारे लिए लर्निंग है फ्रॉम थाईलैंड इज़ कि थाईलैंड ने कहा है कि आप ना एक एक्स अमाउंट ऑफ गाड़ियाँ इंपोर्ट करें ऑन रिड्यूस्ड टैक्सेस, ठीक है, रिड्यूस कस्टम्स ड्यूटीज़ एंड रिड्यूस टैक्सेस। उसके साथ साथ यू आर ओनली एबल टू डू दैट इफ़ यू कमिट टू सेटिंग अप अ CKD असेंबली प्लांट। सो यू गो एंड यू डू लोकल असेंबली एंड यू गो एंड डू लोकलाइजेशन, ठीक है। और थाईलैंड ने उसके साथ साथ ये भी कहा है कि अगर आपने आज एक CPU मंगवाया और आपने 3 साल में CKD नहीं लगाया तो यू हैव पेनल्टी टू प्ले ऑन दैट वन CPU दैट यू डिड नॉट नॉक ऑफ। सो दे हैव अ नॉक ऑफ इफेक्ट। मेक सेंस, बट देन द क्वेश्चन कम्स इन कि यार ये जो बातें थी लोकलाइजेशन की कब से सुनते आ रहे हैं और सब ने बातें की। दो मसले, अगर हम पुराने पास्ट को देखें ना, पास्ट का जो डसा हुआ पाकिस्तानी है वो दो बातें करता है, कहता है यार ये लोकलाइजेशन का मंजन है, ये चलता वलता है नहीं, हर कंपनी आती है कहती है यार अभी टैक्स ब्रेक दे दो, लोकलाइज कर देंगे। So obviously holding the BYD brand name, you have a lot of responsibility as well. So 2 questions. First of all, how realistically can you localize, how much of the component can you localize in your cars once, you know, जो आपकी timelines है उसमें. And then दूसरा ये है कि do you think you can be committed to making sure कि जो innovation globally आ रही है वो आप directly locally भी देते रहें and you don't just get stuck on कि बस ये अभी गाड़ी आ गई अब 10 साल अब इसको ही figure out करो. देखिए, वी हैव द गुड फॉर्चून कि हमारे साथ जो ग्लोबल पार्टनर है BYD, इट इज़ ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी, राइट? आवर प्रोडक्ट इज़ अ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट. आई डोंट कॉल इट अ व्हीकल, इट्स अ टेक्नोलॉजी ऑन व्हील्स, राइट? तो वी कैन नॉट सर्वाइव if we don't have that upgrades. So BYD will of course expect from us as a local partner, and we as a representative of the global brand will of course want to follow through, because then I can't sell the vehicle either, right? देखिए, वो टाइम अब चला गया जब information sharing was, you know, dependent on me being able to travel somewhere and then seeing for myself, वो अच्छा ये गाड़ियाँ भी available हैं या ये वाला मॉडल तो पाकिस्तान में नहीं है, अब तो टिकटॉक भरा पड़ा है, अब तो आपको फ़ौरन यू नो इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो एंड दैट्स अ गुड चैलेंज टू हैव, right? Because we want to introduce the most newest models that are globally available, and we want to produce them as well. Right. Again, before you answer the other question, इसी के साथ जो मैंने tie in किया था about localization, I also want to understand कि अब जब हम चाइना में फैक्ट्रियाँ देख रहे हैं वो बड़ी, मतलब गाड़ियाँ बनाने की फैक्ट्रियाँ भी बड़ी, वो there is a thing, you know, it's very cutting edge. Is the facility that is going to be created in Pakistan, is it going to be the conventional जैसी होती है, या are we looking at some of that cutting edge technology also coming to Pakistan? देखिए, absolutely it is going to be of that level. Certainly हमारे कुछ challenges हो सकते हैं जिसके लिए हम you know उसको अपने हिसाब से tweak कर दें, but that is the way forward. You know, there are no two ways about it. We are making a state-of-the-art facility for that reason, because that only benefits us. If we are able to make that investment right now, then we can support that future innovation that might be coming. अगर मैं आज ही 10 साल पुराना वाला लगा दूंगा तो मैं तो 2 साल में ही obsolete हो गया, तो मैं तो फिर लगाऊँ ही नहीं, right? What saving am I going to get जब 2 साल बाद मुझे मेरा ही पार्टनर आके कहेगा कि this is not going to work, you need to set up a new facility for the new model. Why would I do that, right? Makes sense. It's a completely business decision, it's a completely conscious decision that we want to set up a state-of-the-art facility. We are incentivized to set up a state-of-the-art facility. Makes sense. And so in terms of localization, realistically, like you said, technology on wheels, right? Can Pakistan localize technology?
देखें, वी हैव टू लुक एट इट what we can do right away and what can we do in the future, right? देखें, right away अगर हम देखें तो what we can do is there are certainly parts manufacturers that are doing a good job already in Pakistan जो हम material localize करते हैं. अगर हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को उठाएं और उसको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बैटरी इज़ अ मेजर कंपोनेंट, उसमें एक मोटर का एक मेजर कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स का एक मेजर कंपोनेंट है, एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव व्हीकल पार्ट्स. अब व्हीकल पार्ट्स में पाकिस्तान के अंदर सीट्स भी बनती हैं, वायर हार्नेसेस भी बनते हैं, टायर मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, एंड अदर पार्ट्स आर ऑल्सो मेड. तो हम ये तो राइट ऑफ द बैट वी कैन मूव इनटू लोकलाइजिंग दीज पार्ट्स. Is the question, can I start localizing the battery from tomorrow? Of course not. That will take certain time, right? But is there something that is stopping us? No. If we can show the numbers, right? जैसे मैंने आपको इससे थोड़ी देर पहले कहा था कि we are also excited कि we can also be exporting vehicles from here. Why not? Right? If we can show the numbers, then certainly there is a business case कि हम उन चीज़ों को भी localize करेंगे. और जहाँ तक हमने मोटर की बात करी, इलेक्ट्रिक कंट्रोलर्स की बात करी, देखें, an ode to our people in our defense. We have state of the art fighter jets, right, that we are able to in part locally manufacture and assemble. Can we not do it for the cars? Of course we can. Yes. इसके बाद जो लोग जनरली कहते हैं वो ये कहते हैं कि यार हमारे पास स्टील नहीं है, जो कोर कंपोनेंट है, एलुमिनियम नहीं है, स्टील नहीं है, उसकी सप्लाई चेन नहीं है, तो इस वजह से चलें छोटे, आपने कहा प्लास्टिक्स लगा दी, सीटें लगा दी, दैट्स फाइन, लेकिन बॉडी क्या बन सकती है पाकिस्तान में? जो आपका फ्रेम है वो बन सकता है पाकिस्तान में या नहीं बन सकता? या अगर उसके अंदर अगेन उसमें एक डॉलर कंपोनेंट का होता है कि हाउ मच ऑफ द डॉलर कंपोनेंट कैन आई, आपने कहा ना बैटरी का 40% है, मैं कहता हूँ बैटरी 40% है, मोटर सब मिला मिलू के अगर 80% जो है वो आपके सारे ये कंपोनेंट्स हैं, 20% को आप लोकलाइज कर भी लेते हैं, तो देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ मार्जिन. डू यू थिंक कि हम कोई रियलिस्टिक, लेट्स से क्या हम 50% तक पहुँच सकते हैं रियलिस्टिकली, नोइंग आवर कैपेबिलिटी? Certainly there's nothing stopping us from doing that. देखिए, हम क्या स्टार्ट 50% से करेंगे? नो. हम स्टार्ट उसी से कर सकते हैं जो अभी हमारे पास कैपेसिटी है, राइट? बट रियलिस्टिक टारगेट है, इकोनॉमिक पोटेंशियल, इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी है, इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी है. देखिए, आपने जो बात करी ना कि हमारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, कि हमारी डिपेंडेंसीज है ऑन रॉ मटेरियल्स एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, वो डिपेंडेंसीज अभी भी एग्जिस्ट करती हैं. कौन से हम इन पार्ट्स के लिए भी खुद ही सारी चीज़ें बना रहे हैं, राइट? हमने बात करी कि BYD इज़ लीडिंग द चार्ज ऑन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एज वेल, राइट? लिथियम आयन फॉस्फेट की बैटरीज है, लिथियम क्या सारी चाइना से आती है? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? सो द सप्लाई चेन्स आर अवेलेबल. व्हेन यू गेट इनटू दैट बिजनेस यू ऑल्सो फाइंड दैट सोल्यूशन कि अच्छा, हाउ डू आई राउट दिस टू द बेस्ट ऑफ माई वो कि मेरे लिए क्या ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, राइट? तो certainly we want to move into that direction. We want to have a starting point as well. And the starting point, I want to say, we want to keep it realistic. Right. एक्सपोर्ट को आप लोगों ने कभी अपना स्टडी किया कि यार बिजनेस केस एक्सपोर्ट का है कि नहीं है? देखिए, एक्सपोर्ट का बिल्कुल पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है फॉर द राइट हैंड ड्राइव मार्केट, ठीक है? मिडल ईस्ट का आप एग्जांपल दे रहे थे, मिडल ईस्ट इज़ लेफ्ट हैंड ड्राइव, सो अनलेस वी पुट इन दोज कंपोनेंट्स टू कन्वर्ट आवर कार्स टू लेफ्ट हैंड ड्राइव, वो भी किया जा सकता है, right. लेकिन हम प्रीडोमिनेंटली राइट हैंड ड्राइव मार्केट को देख सकते हैं. तो वो तो ज़्यादा बचता नहीं है ना? क्या बचता है उसमें? नहीं, काफ़ी सारी मार्केट्स हैं. देखिए, आपके पास बांग्लादेश, श्रीलंका, आपके पास अफ्रीका में अगर आप चले जाएं, साउथ अफ्रीका, आपके पास राइट हैंड ड्राइव मार्केट है, आपके पास रीजन में भी है एंड आउटसाइड द रीजन भी है. देखिए, if you make economic sense, right, there are markets in Europe that are right hand drive. Okay. If you want to tap, if it makes economic sense for you, you can tap into that. ठीक है? इसका देखें, and that is the cherry on top, to be honest. ठीक है, कि आप local assembly करें, आप localize करें, and then you export. Right? That's like the last frontier, and we want to breach that frontier. मेक सेंस. मैं थोड़ा सा इसको रैपिंग अप की तरफ लेकर जाऊँगा. इस वन ऑफ द मोर लंबी मैंने पॉडकास्ट रिसेंटली की, बट सच्ची बात है मुझे बहुत मज़ा आया सर. मैं ऐसे नहीं बोल रहा, बहुत सारी मैंने रिसेंटली की. आई हैड अ ग्रेट टाइम. यूर अ ग्रेट स्पीकर, बट द कॉन्वर्जेशन इटसेल्फ, द BYD इज सुपर एक्साइटिंग एज वेल. लास्ट फ्यू क्वेश्चंस. पहला तो मुझे ये बताइएगा कि व्हाट्स द गोल हेयर for the next 5 to 10 years? I mean, are you guys, I mean, is it just, there are a bunch of entrants that have come in. Are you just coming in as it is, which is fine as well. Business कर रहे हैं, that's fine. But do you have like एक होता है कि excitement होती है कि यार ये करेंगे तो उससे ये करेंगे, एक विजन बनाते हैं, एक
शूट फॉर द स्टार्स में स्टार क्या है एंड देन पहुंचते कहाँ तक है वो देखी जाएगी. सो व्हाट्स द विजन है? I'll talk about the ambition, right? The ambition is to be the number one auto manufacturer and automaker in the world. That's the BYD ambition. ठीक है? Now let me break it down. ठीक है? How do you get there? First, you have to become the largest electric vehicle player. Then you have to become the largest new energy vehicle player. And then you become the largest auto player. ठीक है? That ambition trickles down. We have the same ambition, right? Yes, we are starting out, but that doesn't mean we cannot achieve it. When the folks that came in 30 years ago, they were also starting out. I am sure when you talk to them, the challenges we face today, they were 10 times more at that time, right? Kudos to them to overcome them at that time, and hopefully we will overcome them right now. But the ambition is definitely there. This is not a one-trick pony kind of thing for us. We have very ambitious targets. जैसे मैंने कहा, we have the pressure and the support from our partner as well to be as ambitious as them. Makes sense. Tying to that, आपने कहा कि आहिस्ते आहिस्ते हम उसको ग्रो कर सकते हैं. पहला तो ये है कि are we looking at plug-in hybrid and or fully petrol vehicles potentially? I don't know BYD petrol बनाती भी है कि नहीं बनाती. What's the range looking like, and in terms of the models that you might introduce, and I know these are business decisions, can be up and down, so with a high degree of confidence, what sort of models can we look at? Are we looking at potentially plug-in hybrids as well? That would at least in the shorter run वो जो range anxiety वाला problem है उसको cater for कर लेगा. And then lastly, and this might sound like a dumb question, but I mean मैं automotive का नहीं हूँ, आप मुझे उसमें बेहतर रहनुमाई फराहम कर सकते हैं. कैन वी लुक एट अब हम यूएस में देखते हैं ना, तो सॉरी चाइना में देखते हैं, तो वहाँ पर आपको वो सुनने को मिलती है $9,000 की एक जी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, राइट? $9,000 25 लाख रुपया. 25 लाख रुपया क्या है? एक फ्रीलांसर बैठा कहता है यार बाइक के बाद थोड़े पैसे जोड़ो, गाड़ी ले लो. कैन वी लुक एट मिडिल इनकम कार्स कि यार मिडिल क्लास को बैठ के बार बार सेकेंड हैंड बिल्कुल कंप्लीटली वो गाड़ी लेने के बजाय वो भी सर उठा करके जाएगा यार मैंने नई गाड़ी निकाली छोटे साइज़ की, वट एवर मेरी काम पूरा करी. यू आइदर हैव बाइक्स और यू हैव समथिंग, और ये जो 9,000 की बाय द वे मैं बता रहा हूँ छोटी गाड़ियाँ हैं, बट अगेन देर ऑल्सो वेरी मच लेडन विद टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइज्ड. सो कैन वी लुक एट अ मिडिल क्लास प्राइस पॉइंट वाली गाड़ी एज वेल इन द नियर फ्यूचर? एब्सोल्युटली. सो देखिए, देयर आर अप्रोचेस टू इट. मैं पहले आपको बता दूं, आपका जो पहला क्वेश्चन था, we are certainly looking at electric vehicles and plug-in hybrids. We don't have fuel-based cars, full petrol engine cars नहीं है. ICE vehicles जिनको कहते हैं internal combustion engine, वो नहीं है. ना ही हम hybrid electric vehicles जो HEVs हैं उनकी हम बात करते हैं. We talk about plug-in hybrids because that's the newer technology. So PHEVs and EVs are the two products that we certainly have. So just to understand, PHEV उसकी रेंज कितनी होती है जो प्लग इन कंपोनेंट की? जी, अब मैं आपको उसमें बताता हूँ. देखिए, PHEV के अंदर ना दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं. सो द गुड थिंग अबाउट BYD's टेक्नोलॉजी है कि जो हमारी PHEV टेक्नोलॉजी है उसको हम कहते हैं डुअल मोड इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, विच मीन्स इज़ कि वो फुल इलेक्ट्रिक पे चल सकती है. वो HEV सीरीज़ का उसमें कॉन्सेप्ट होता है, जब वो आपके पास स्टेट ऑफ चार्ज लो हो जाता है तो आप उसको खुद ही से चार्ज करके ज़्यादा किलोमीटर निकाल लेते हैं. यस. और एक पैरेलल होता है जिसके अंदर आप जो कह रहे हैं वो होता है. उसके अंदर होता है ये कि द engine becomes a generator, the generator powers the battery, the battery powers the motor, right? जो एक fully आपको full tank और full battery capacity के ऊपर typically एक range मिलती है, वो 1200 किलोमीटर भी है in certain instances, कुछ cases में 1000 है. And the newest, the 5th generation of DMI that has been introduced by BYD, that's 2000 kilometers. Crazy. Imagine that. Right? Crazy. What I'm curious about is, for example, मैं यहाँ पे गाड़ी लेता हूँ, मैं PHEV ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे लाहौर जाना है ना, मुझे PHEV चाहिए. बट एक्चुअली मैं ऑफिस जाता हूँ 10 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर के बाद वापस आ जाता हूँ. तो क्या वो 10-10 वाला जो है वो मेरा बस प्लग इन पे ही चलता रहेगा? फुल इलेक्ट्रिक पे?
Absolutely. Yeah. Because these cars don't have like 5 or 6 kilowatt batteries. They've got 18-20 kilowatt hour batteries, which means कि आपको सिर्फ fully electric पे अगर आपको चलाना है 100 तो आप 150 किलोमीटर्स को आप ऐसे ही टच कर सकते तो हैं. लोकल की तो आपकी सारी उसी पे चल जाएगी आप सिटी ड्राइविंग में you can just use that. You never have to move to putting in fuel in the car. Interesting. And then tell me about the middle class one के price point. क्या हम आज की मार्केट के हिसाब से, आज की इन्फ्लेशन, आज के प्राइस पॉइंट, आपने 9 मिलियन बोला, क्या हम 4-5 मिलियन 3 मिलियन की गाड़ी देख सकते हैं रियलिस्टिकली? There are two parts to that question. राइट. देखें, हमें ये समझना होगा कि इस वक्त 9 मिलियन की गाड़ी कौन ख़रीद रहा है. राइट. लेट्स लुक एट अ टिपिकल कस्टमर. A typical customer can be somebody like me, somebody like you. हम किसी अर्बन सेंटर में प्रॉब्ली रहते हैं. हम अगर घर पे चार्ज करना चाहें तो 2 किलोवाट का भी चार्जर है, हम 7 का घर पे लगा भी सकते हैं. फ़र्ज़ करें हम घर पे लगा भी लेते हैं. राइट. और हम डीसी चार्ज के लिए ख़ुद भी जा सकते हैं. हम ड्राइवर को भी सुबह को भेज सकते हैं. जो एक आपको याद है, एक सीएनजी की भी लाइनें लगती थी, तो उसमें लोग क्या करते थे, सुबह को ड्राइवर को भेजा, चार्ज कर लिया. तो हम वो भी कर सकते हैं. राइट. अभी ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन वो भी कर सकते हैं. नाउ लुक एट द पर्सन हु कैन राइट नाउ अफोर्ड अ 3 to 5 मिलियन कार. वो कहाँ पे रहता है? राइट. टिपिकली अगर मैं कराची का एग्जांपल लूँ, वो शायद एक अपार्टमेंट में रहता होगा. अपार्टमेंट में रहता है, इसका मतलब है कि मे बी ही डजंट हैव एक्सेस टू अ ओवरनाइट परमानेंट पार्किंग स्पॉट, विच मीन्स ही कैन नॉट चार्ज ओवरनाइट. ठीक है. उसके लिए, उस कस्टमर के लिए, इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट यू हैव a charging infrastructure in place. It is not an if, it's a when question. So the cars exist, the economics exists. Yeah. At some point those cars will come in. Yes. But they will come in when the infrastructure and the industry has matured enough. They should come in. We have instances where the cars are being offered right now. ठीक है. I don't want to name competition, but there's a car that's available. उन्होंने DC चार्जर का ऑप्शन ही नहीं रखा है उसमें. वो AC चार्जर है. ठीक है. अगर वो बंदा इसको राइड हेलिंग के लिए यूज़ करना चाहे तो इज़ डन. वो कुछ नहीं कर सकता. राइट. क्योंकि इसका मतलब है उसको घर पे जाके कहीं चार्ज करना पड़ेगा, और वो AC चार्जर है. वो 7 किलोवाट पे अगर चार्ज करेगा तो उसको 15 घंटे लग जाएंगे, 10 घंटे लग जाएंगे. इफ़ इज़ अ राइड हेलिंग गाय, हाउ डज ही मेक मनी यूजिंग दैट? ही कैन नॉट. Right. So it is, you have to time it right, otherwise you will run into failure. I personally believe. ठीक है. उसका एक टाइम है. Maybe it's not right away. ठीक है. देखें, अभी आपको क्या अर्ली अडॉप्टर्स भी तो होते हैं ना. आपके पहले अर्ली अडॉप्टर्स हैं, वो आएंगे, वो आके फिर उसको करेंगे. In terms of if and when that comes in, हमारी जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं ना, आई डोंट नो, अभी तो खैर आई डोंट इवन थिंक कोई 3-4 मिलियन की रह गई है मार्केट में. है एक है. बट जो भी है मार्केट में अवेलेबल, वो टीन डब्बाई है. जो बॉटम ऑफ द फूड चेन है ना, वो बस लीली करते हैं उनको बेचारों को कि यार भाई अब तूने लेनी है तो अब तू ले, चुप करके, और फिर बात सवाल ना करी. राइट. 8-9-10 मिलियन वाली की रेंज के अंदर अब उन्होंने मॉडर्न मॉडल्स भी आ गए हैं, शुष्के मुश्के भी पूरे हैं. बट फॉर सम वियर्ड रीज़न वो पहले तो खैर बहुत ही जलील किया कि 1980s का मॉडल आज तक चलाते रहे. बाइक्स के साथ भी यही होता है हमारा कि आज तक अपग्रेडेशन आई नहीं. BYD का आई डोंट नो द कैटलॉग. द चीपर मॉडल्स, हाउ आर दे इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, द ओवरऑल एस्थेटिक, जनरली गाड़ियाँ कैसी हैं? द टेक्नोलॉजी डजंट गो अवे. ठीक है. टेक्नोलॉजी किस तरह डजंट गो अवे? जो गाड़ी के अंदर बैटरी यूज़ होती है उसको ब्लेड बैटरी कहते हैं. देयर इज़ अ C2B टेक्नोलॉजी, सेल टू बॉडी टेक्नोलॉजी. राइट. विच मीन्स आपके शैसी में ही बिल्ट इन है वो बैटरी. उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और द वेट, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम्स क्लोजर. तो अगर वो गाड़ी एक बुलान टाइप भी हो तो वो टॉपल होने का कम होता है. नहीं, वो नीचे नहीं है. उसका फ़र्क ये है कि वो जो सेल्स हैं ना, वो शैसी के अंदर ही आपने पैक कर दी हैं. सो देयर इज़ नो सेपरेट जो आपको उसके ऊपर लगाना पड़े. तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाती है इन द सेम. Okay. So this is the technology that they use
चाहे वो आपकी टॉप एंड चल रही है या चाहे आपकी वो लोअर एंड है, वो सीटी भी उसी तरह से यूज़ करेगा, वो ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी उसी तरीके से यूज़ करेगा, ठीक है। देखिए आप ये भी सोचें, इफ़ आई एम अ टेक्नोलॉजी एडवांस्ड कंपनी, मुझे तो 2 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा just to make a car that is not as advanced. At some point in time, that will make absolutely no sense for me. Right. And especially with the scale that they're operating in. Exactly. So yes, देखें अब of course जो उस category of vehicle होगा उसमें वो luxury शायद ना हो, वो आपको क्या कहते हैं नापा लेदर ना लगा हुआ हो, उसमें imitation leather लग जाएगा. I get that, but there are certain things. भी ना मैं पिछले दिनों देख रहा था, कौन सी गाड़ी थी यार, ऑल्टो थी आई थिंक, किसी ने ना वो सेकंड हैंड जापान वाली मंगवाई हुई थी यार। वो ऑल्टो के अंदर इट्स नॉट द, वो दिखने में कोई इतनी स्पेशल नहीं थी, कोई वो नहीं था, बट हेलोजन लैम्प्स के बजाय एलईडी आ गई थी, ठीक है। आपकी जो छोटी मोटी वो थे आपके मोटराइज्ड विंडोज़ थी जो कि एसेंशियल हो चुकी हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी थी। अभी तक आप वही मैनुअल दे रहे हैं, आप वही रोलू वाले आप शीशे दे रहे हैं, आप एयर कंडीशनिंग को बिल्कुल ही पता नहीं कौन सा मॉडल दिया हुआ है। तो जो फंडामेंटल बेसिक्स हैं जो कि आप दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं ना, अच्छी गाड़ी बुरी गाड़ी, कुछ जगहों कुछ बेंचमार्क्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं, एयर बैग्स थे उस गाड़ी के अंदर, लॉजिकली सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए। सो उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो एग्जिस्ट करते हैं उनकी उस रेंज में, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। और मैं आपको सप्लाई चेन की पर्सपेक्टिव से एक चीज़ बताता हूँ। लेट्स से इन द फ्यूचर वी डू ब्रिंग अ मिडिल इनकम कार, ठीक है, जिसमें लग्जरी फीचर्स नहीं होंगे लेकिन सारे सेफ्टी फीचर्स और द अदर फीचर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी वो एग्जिस्ट करते होंगे। देखें अभी इस वक्त सप्लाई चेन ऐसी है कि प्रीडोमिनेंटली थिंग्स आर मेड इन चाइना, ठीक है, इवन द पार्ट्स आर मेड इन चाइना, ठीक है। तो वो चाइना में उनकी इस वक्त ज़्यादा बड़ी मार्केट चाइना है देन ग्लोबली, ठीक है। अब अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट एक बनाते ही एक ऐसी चीज़ हैं, ठीक है, जो कि टॉप टियर है, तो वो पाकिस्तान की मार्केट के लिए मेक सेंस करता ही नहीं है। उसके पास पार्ट होगा ही नहीं ऑल्टरनेटिव कि मैं इसको जो है वो कम वाला भेज दूँ, राइट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो वो मुझे बेच ही नहीं सकेगा, राइट। तो मैं एज अ पार्टनर आई विल नेवर हैव दैट ऑप्शन कि अच्छा यार वो, क्योंकि कुछ कंपनीज दैट हैव बीन एस्टैब्लिश फॉर मच लॉन्गर, उनके पास शायद सप्लाई चेन में ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो, उनके पास वो पुराने मॉडल्स एग्जिस्ट करते थे जिनका उन्होंने कहा कि यार आप डंप करें उसका माल और हम सस्ते में बेच देंगे। इनके केस में नहीं कर सकते आप। आई मीन BYD हैज़ बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट द सर्ज इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज़ वेरी रिसेंट, right, so there is no old with them, so leapfrog opportunity, yes. Obviously that exists there as well. Makes sense. Sir, I'm going to wrap this up, but it was an absolute pleasure. I'm not just saying that. You were a lot of fun to talk to. Recent times में ना मैं बड़ा डामाडोल हुआ conversations में, but you actually my faith in podcasts आपने काफ़ी तक वो किया. I hope you guys had similar amounts of fun. But thank you so much for taking the time out. एक last सवाल अगर मैं आपसे पूछ सकूँ, I ask all of my guests has nothing to do with your role in the company, but rather you as an individual. You went, you grew up in Pakistan, you studied from Pakistan, you left despondent, you came back, and now you're, it's an exciting role to be a part of, where there is definitely a business goals हर किसी के होते हैं. आप इंशाल्लाह I hope आप लोग पैसे कमाएं और खुद भी अमीर हों, पाकिस्तान को भी अमीर करें, but beyond that there are a lot of good things attached to it, right? There's climate के अंदर, overall economics के अंदर. एंड सो एक बड़ा मज़े का, मेरे हिसाब से बड़ा मज़े का रोल है कि देयर इज़ रियल इम्पैक्ट देयर एज वेल. पाकिस्तान आप वापस आए सबसे टर्बुलेंट टाइम के अंदर, 2021 में आप आए, उसके बाद से बस वो अप एंड डाउन ही चल रहा है. मुझे लगता है मैंने ट्रिगर किया. जो आपने पिछले 20, 25, 30 साल के अंदर विद गोइंग एंड कमिंग बैक एंड टर्बुलेंस एंड एवरीथिंग एक्सपीरियंस किया, बेस्ड ऑन दैट इफ़ यू वर टू लुक एट पाकिस्तान ऑफ 2050, व्हाट वुड यू एनविजन? How do you see Pakistan of 2050, knowing what you know now, seeing what you've seen throughout your life? That's a very interesting question. इसको मैं थोड़ा slightly approach करूँगा और उसका मैं रीज़न भी आपको बता देता हूँ. देखें, business aside and all of those things aside, we're part of a community, and I want to use the word community, not country, not city, we're part of a community, right? It is absolutely critical that we review our actions right now, because वो जो 2050 वाला है ना, that is a
country or a place which may very well be in a lot of difficulty, right? And we have multiple things happening to us and with us that could account for it, including ourselves. We have to take action. It is not about what does 2050 look like. 2050 doesn't exist if we don't do something about it right now. That's how I would say approach it. Makes a lot of sense. I hope that we are able to take that action. I hope that our kids can have a great Pakistan to survive and thrive in. Thank you so much. And for all of you guys, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई और मेरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. Let me know in the comment section below. ऑटोमोटिव के ऊपर हमेशा बड़े सारे इमोशनल किस्म के रिस्पॉन्सेज आते हैं पाकिस्तानियों को. फ़ारिग वक्त के अंदर गाड़ियाँ देखने का बड़ा शौक है. पाकवीज़ जो है वो पाकिस्तान का हर दिल अजीज़ सबसे बड़ा चैनल है. सो आई वांट टू हियर योर ओपिनियंस. मैं तो बड़ा गाड़ी वाला बंदा नहीं हूँ. आप लोग मुझे बताएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग दैम? इफ़ यू डोंट लाइक दैम, व्हाई डोंट यू लाइक दैम? इफ़ यू लाइक दैम, व्हाट आर योर थॉट्स? व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? क्या पाकिस्तान में वाकई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रेवोल्यूशन आ सकती है? BYD को आपने देखा है, आप उसमें बैठे हैं. व्हाट हैज़ योर एक्सपीरियंस बिन? पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि Atto I haven't tried. A friend of mine actually tried it and she loves it. She lives in Dubai. BYD Han दुबई में बड़ी आती है. वो जब आप करीम वगैरह करते हैं तो उसमें कभी Han आती है, कभी टेस्ला आती है. पर्सनली अभी मेरे वेस्ट वाले दोस्त जो है ना वो इस बात पे तपेंगे. पर्सनली मुझे टेस्ला बिल्कुल फारिग लगी है. बिल्कुल फारिग लगी है. Han में आप बैठते हैं, आपका दिमाग फट जाता है. आपको होता है यार मैं किस दुनिया में आके बैठ गया. एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट. तो if anybody has tried it, I would love to hear your opinion on, because Tesla has a lot of fanboys, but you guys probably haven't tried Han. Those who have, what are your thoughts? What are your thoughts overall about BYD? If you don't know much about it, I would definitely recommend unki factory tours dekhen China ke andar. Check out some of the cars that they're doing. It's absolutely phenomenal. But let me know in the comment section below what your thoughts are. Nonetheless, this was Saeed Muzammil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.